से आप सभी का पावर ट्रेड में मैं हूं विश्वमोहन और हमारे सहयोगी अभिषेक सतव्रतम भी नोएडा स्टूडियो से मौजूद हैं। अगला 1 घंटा बाजार में आपको पूरी तैयारी यहां पर करवाई जाएगी। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मार्केट के बड़े क्यूज के साथ। ग्लोबल क्यूज किस तरह के बाजार का पूरा सेटअप बताएंगे, स्टॉक्स इन न्यूज, ब्रोकरेज हाउसेस की पूरी रिपोर्ट, तो पूरा एक्शन से भरा हुआ अगला 1 घंटा होगा। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं 4 बड़े ट्रिगर की, क्योंकि कल का बाजार तो काफी खराब था, लेकिन आज के लिए संकेत कैसे हैं, कैसे ट्रिगर ये देखना जरूरी है। तो यूएस मार्केट में कल मिला जुला कारोबार हुआ, जहां पे डाउ जोन्स और S&P 500 में तेजी दिखी। वहीं टेक शेयरों की वजह से नैस्डैक पर दबाव दिखा। लेकिन आज वहां पर 2 अहम इवेंट है, एक यूएस की जॉब रिपोर्ट और दूसरा ट्रंप की टैरिफ पर रूलिंग आनी है वहां यूएस के सुप्रीम कोर्ट की, और उसके लीगैलिटी पर वहां पर फैसला आना है। ये काफी अहम अपडेट होगा जिस पर पूरे दुनिया के बाजारों की नजर रहेगी। गिफ्ट निफ्टी को देखिए तो आज सपाट है, 26,000 के करीब गिफ्ट निफ्टी है और एफआईआईज की लगातार बिकवाली यहां पे चल रही है। लगातार बीच में 1-2 दिन छोटे मोटे खरीदारी आए थे, अदरवाइज लगातार यहां पर बिकवाली दिख रही है। रिलायंस ने फिर से अपना बयान जारी किया है कि वेनेजुएला का तेल खरीदने के लिए तैयार है। पिछले साल हमने देखा था कि मार्च में उन्होंने अमेरिकी टैरिफ की वजह से वेनेजुएला के तेल का इंपोर्ट बंद कर दिया था, लेकिन पॉलिसी में अगर बदलाव हुए और इजाज़त मिली तो डेफिनेटली वेनेजुएला के ऑयल को खरीदने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज तैयार है। बजाज फिनसर्व और अलायंस का 24 साल पुराना ज्वाइंट वेंचर खत्म हो चुका है और पूरी तरह से अब बजाज अलायंस इस ज्वाइंट वेंचर से एग्जिट हो चुकी है। सिर्फ 3% हिस्सा बचा हुआ है, वो भी आगे बाईबैक उसका भी हो जाएगा। लेकिन आज अहम खबर है आईईएक्स को लेकर। मार्केट कपलिंग पर आज आईईएक्स के लिए आज सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी और एक अहम अपडेट होगा आईईएक्स के हिसाब से। तो ये कुछ बड़े अपडेट है जिन पर आपको नजर जरूर रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले चलते हैं अभिषेक के पास और समझ लेते हैं ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, और साथ ही मुंबई के बाद अब दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड के बीच मौसम का मिजाज बदला है कि साल की शुरुआत में मुंबई में भी हल्की फुल्की बारिश दिख रही थी, लेकिन अब दिल्ली में सर्दियों का कहर और बारिश साथ में, दोनों कहर एक साथ है। क्या कुछ मिजाज है मौसम का, ये समझते हैं अभिषेक से। अभिषेक वहाँ ग्राउंड पर मौजूद है और ट्रैवल करके भी आए होंगे सुबह सुबह। अभिषेक, क्या हुआ है वहां पे, बारिश हो रही है, माहौल कैसा है? ठंड तो और बढ़ गई होगी बारिश की वजह से। विश्वमोहन, बहुत ही कड़कड़ाती हुई ठंड है और मैं जब दफ्तर के लिए निकला तो वही 5-6 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर था, तो ठंड बहुत ज़्यादा है। सुबह सुबह रज़ाई से वो निकल के तैयार होकर फिर दफ्तर आना एक टास्क है। वो बाकी दफ्तर का काम जो है वो तो निकल जाता है, लेकिन ये सुबह का जो आधा 1 घंटा होता है ना, वो बड़ा क्रूशियल है। लेकिन राहत की बात ये रही कि मैं जब ऑफिस पहुँच गया उसके बाद ये बूंदाबांदी बारिश शुरू हुई है, तो टेम्परेचर थोड़ा सा और डिप कर गया है। और ये होता है, हर साल होता है। दिल्ली में तो लोग तैयार रहते हैं कि 0 डिग्री के टेम्परेचर भी झेल लेते हैं, यहाँ पर लोग 50 डिग्री भी झेलते हैं गर्मियों में, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन चलिए ग्लोबल मार्केट पर विश्वमोहन आ जाते हैं। कल हमने देखा कि मिला जुला कारोबार हुआ है अमेरिका में, और आज जो फ्यूचर से संकेत हैं वो भी आपको मिक्स साइड पर ही दिखाई देंगे। डाउ जोन्स में तेजी लौटी है, 270 अंकों की बढ़त के साथ दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ है। अब रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाने के बाद डाउ और S&P 500 थोड़े से हम देख रहे हैं कि वोलेटाइल हो रहे हैं। हल्की फुल्की प्रॉफिट टेकिंग भी आती है जब बाजार नए शिखर पर पहुंचते हैं। तो कल शुरुआत कमजोर हुई थी और कमजोर शुरुआत के बाद डाउ जोन्स ने गियर बदला और 470 अंकों के उछाल के साथ डे हाई के आसपास जाकर डाउ जोन्स बंद हुआ है। नेस्डेक में हालांकि कमजोरी रही। कमजोरी की वजह ये रही कि एनवीडिया में कल 2% के आसपास की हमने नरमी देखी। कुछ और एआई स्टॉक्स जो रहे, पैलेंटीर टेक हो गया या फिर ब्रॉडकॉम हो गया, वहां पर 2 से 3% के आसपास की नरमी हमने देखी। आज बहुत ही क्रूशियल डे है अमेरिका में, क्योंकि आज से सुप्रीम कोर्ट के सत्र शुरू होने वाले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की टैरिफ की लीगैलिटी पर आज अपना फैसला सुना सकता है कि वैध है या नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने अपना पहले हवाला दिया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, फेंटेनाइल वाला मामला उन्होंने गिनाया था। साथ ही ये भी कहा था कि ट्रेड इम्बैलेंस कई देशों के साथ बहुत ज़्यादा है और उसके चलते टैरिफ लगाए गए हैं। लेकिन जजों ने अब काफ़ी विचार विमर्श उस पर किया, बातचीत हुई। देखते हैं कि आज क्या डिसीजन निकल के आता है। अगर ट्रंप के खिलाफ अगर गया तो अमेरिका की फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी सी यहाँ से चरमराती हुई आपको शॉर्ट टर्म में दिखाई देगी, क्योंकि फिर ट्रंप को जितने देशों से वसूले गए हैं टैरिफ के जो अरबों डॉलर, वो वापस भी करने पड़ेंगे। देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा कह सकते हैं कि अगर पक्ष में आया, अगर बाकी देशों के पक्ष में आया, अगर ये क्वैश होता है तो निश्चित तौर पर
राहत तो मिलेगी, क्योंकि भारत हो गया, ब्राजील हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये वो देश हैं जहां पर टैरिफ सबसे ज्यादा हैं, तो नजर इस पर रहने वाली है। लेकिन आज एक और चीज होगी अमेरिका में जिस पर नजर रहेगी, वो है दिसंबर की जॉब रिपोर्ट। नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े आएंगे और उम्मीद यही कि दिसंबर में करीब करीब 73,000 नौकरियां बढ़ेंगी। बेरोजगारी दर गिर के आ सकती है 4.5% पर, तो इस पर भी नजर रहने वाली है। ये दो क्रूशियल आंकड़े लेबर मार्केट के लिहाज से, और यूएस फेड की दरें आगे कितनी घटेंगी, नहीं घटेंगी, क्या होगा, इसको लेकर भी स्थिति काफी ज्यादा साफ होती हुई दिखाई दे सकती है इन आंकड़ों से। एशिया की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि मिले जुले संकेत हैं। 2 दिनों की जो गिरावट आ रही थी निकेई में, उस पर ब्रेक लगी है। लगभग 500 अंक ऊपर आपको निकेई कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। कोरिया का बाजार लगातार चल रहा है, आज आपको सपाट नजर आएगा। लेकिन अगर आप हांगकांग को देखेंगे, हैंगसेंग है वहां का बेंचमार्क इंडेक्स है, वहां पर करीब 125 अंकों के आसपास की तेजी है। चाइना में डेटा आया है, सीपीआई महंगाई दर के आंकड़े आए हैं और अनुमान के मुताबिक 0.8% की बढ़त हुई है दिसंबर में। नवंबर में 0.7% की बढ़त हुई है, तो कोई ज्यादा उसमें खास चेंजेस है नहीं। बाजार आप देखेंगे कि मजबूती के साथ ही कारोबार करते हुए नजर आएंगे। तो एशिया से संकेत तो बेहतर हैं। अन्य संकेतों की अगर हम बात करें तो ये जो कुछ वेनेजुएला में ट्रंप ने किया, तो क्रूड की सप्लाई को लेकर कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति है कि क्या वो बढ़ेगी, आगे क्या होगा। अब ये ट्रंप प्रशासन ने जो ये कहा कि रूस से जो भी देश तेल खरीद रहे हैं उन पर 500% हम टैरिफ लगा सकते हैं, उस बिल को मंजूरी भी मिल गई है। तो शायद थोड़ा सा सप्लाई को लेकर चिंताएं आगे बढ़ती हुई दिखाई दें, और रूस, इराक, ईरान से अगर सप्लाई अगर थोड़ी सी मान लीजिए बाधित होती है, इस आशंका में कल हमने देखा कि क्रूड में थोड़ी बाइंग आई है और 2% के आसपास का उछाल ब्रेंट क्रूड के भाव में आया है और भाव निकल गए हैं $62 के ऊपर। गोल्ड सिल्वर जॉब रिपोर्ट से पहले एक रेंज में है। चांदी में तो खैर प्रॉफिट टेकिंग आई है, चांदी तो गिर के आ गई है $75 के आसपास के, लेकिन क्रूड में सस्टेन्ड मूव है। $4,465 के आसपास के भाव हैं गोल्ड के। इसके अलावा अगर हम बॉन्ड यील्ड की बात करें तो ज्यादा चेंजेस है नहीं, 4.16% यूएस के 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है। डॉलर इंडेक्स जरूर थोड़ा सा गर्म हुआ है, 99 के आसपास पहुंच गया डॉलर इंडेक्स 98.5 से बढ़कर। तो ये एक अहम फैक्टर हो सकता है भारत समेत तमाम इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। बट ओवरऑल संकेत जो है वो ठीक ठाक है। गिफ्ट निफ्टी 4 दिन की बाजार की कमजोरी के बाद भी आप देखिए कि आज सिर्फ 10 अंक ऊपर आपको खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थोड़ी सी ना चिंता की स्थिति है। और आज वैसे भी हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। अब ऐसे जब मोमेंटम जब वीक होता है तो ट्रेडर नहीं चाहते हैं कि नहीं वीकेंड पर अपनी पोजीशंस को लेकर जाएं। तो हो सकता है कि आज भी थोड़ा सा हम नरमी देखें और ऊपरी स्तरों पर फिर से थोड़ी अस्थिरता का माहौल बाजार में बनते हुए हम देखें, क्योंकि एफआईज के जो डेटा हैं वो फिर से कमजोर आए हैं। 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सेल के फिगर आए हैं। ये अगेन एक कॉज ऑफ कंसर्न है भारतीय बाजारों के लिए। तो ये कुछ ऐसे अहम अपडेट है और इसका डेफिनेटली यहाँ पर असर बाजार पर डेफिनेटली मिलेगा। और एफआईआईज के नंबर्स देखिए लगातार यहाँ पर बिकवाली के तो दिख ही रहे हैं। चलिए अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंगास सर के पास चलते हैं और समझ लेते हैं कि इस ग्लोबल जिस तरह के सिनेरियो है और ट्रंप की तरफ से लगातार जिस तरह के हर दिन कुछ नए नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ऑयल पर 500% टैरिफ लगाने की जो बिल को मंजूरी दी गई है, ऐसे में इसका क्या असर दिख सकता है, क्योंकि जो कंट्रीज रूसी ऑयल को इंपोर्ट करते हैं उन पर भी ये टैरिफ लागू होगा और खास करके भारत पर भी निशाना बनाया जा रहा है। क्या इंपैक्ट देखने को इसका मिल सकता है? देखिए, ट्रंप ने कहा है कि वो सपोर्ट करते हैं वो बिल को, क्योंकि वो बायपार्टीसन बिल है जिसमें सेनेटर्स चाहते हैं कि 500% टैरिफ लगे उन कंट्रीज़ पे जो रशियन ऑयल को ख़रीदते हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। इसका इम्पैक्ट भारत में कैसे होगा वो चीज़ देखने लायक होगा, क्योंकि ये अभी एक बिल है जिसको ट्रंप ने दिया है। इसको अभी सेनेट और कांग्रेस की तरफ जाना पड़ेगा जब जाके ये पास होगा। बट ट्रंप की सहमति है। बट ट्रंप का अगर हम देखें तो 2-3 चीज़ें हो रही हैं आज यूएस मार्केट में। एक जो है कि जॉब्स डेटा आएगा जो बताएगा कि जॉब्स कैसे रहे पिछले महीने, और उसके बेसिस पे आपको फेड रेट कट के बारे में आंकलन करने को मिलेगा कि फेड आगे जाके कितना रेट कट कर पाएगा। दूसरा जो है सुप्रीम कोर्ट की एक डिसीजन आने वाली है इमरजेंसी टैरिफ एक्ट के ऊपर, जिसके तहत ट्रंप ने बाकी कई कंट्रीज़ में टैरिफ लगाए हैं। वो अगर डिसीजन अगर पॉजिटिव होता है ट्रंप के फेवर पे तो इंडियन मार्केट्स के लिए और नेगेटिव होगा, क्योंकि फिर भारत को
भारत का जो नेगोशिएटिंग पोजीशन है वो थोड़ा सा कमज़ोर दिखेगा, क्योंकि लीगली ट्रंप सही हैं वो अपने टैरिफ लगाने में। अगर वो उनके अगेंस्ट जाता है तो ये एक पॉजिटिव है भारत के लिए, कि जो उन्होंने 50% टैरिफ लगाए हैं वो उनको विड्रॉ करना पड़ेगा। और बट वो अगर वो विड्रॉ भी अगर करते हैं तो आपने देखा कि एक नया बिल आ रहा है जहाँ पर 500% टैरिफ की बात की जा रही है। तो वो दोनों को देखना पड़ेगा कि वो कैसे वे होता है और भारतीय मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करता है, स्पेशली एक्सपोर्ट्स को, क्योंकि एक्सपोर्ट्स काफ़ी सफ़र हुए हैं। अगर आप देखें समर में जो हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट जाता है, उनके यहाँ पर जो समर में सेल्स होते हैं उसके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इस वक्त जनवरी में बुकिंग होती है, जन और फेब में, ताकि वो मई जून जुलाई में वो वहाँ पर आए। तो ये जो पीरियड है, अगर टैरिफ की अनसर्टेनिटी कंटिन्यू करेगी तो भारतीय जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अभी भी अनसर्टन या अनसर्टेनिटी में रहेंगे और उनकी जो कॉम्पिटिटिव एज है वो नहीं रहेगी, क्योंकि टैरिफ उनके उसको काफ़ी एक्सपेंसिव कर देते हैं। हाँ, ये बात है कि हमने को देखा कि अपना रुपी डेप्रिसिएशन ने थोड़ा सा मदद किया है, पर वो पूरा टैरिफ का इम्पैक्ट जो है उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें देखनी पड़ेगी कि कैसे ये माहौल आगे बढ़ेगा यहाँ पर। बट हाँ, सारे जो उम्मीद ये है कि यूएस इंडिया ट्रेड डील पे कुछ ना कुछ आगे बढ़े या कुछ कंक्लूजन आए। और आज का जो अगर ऑर्डर आता है सुप्रीम कोर्ट का फ्राइडे को, उस पर काफ़ी चीज़ें डिपेंडेंट होगी कि आगे जाके कैसे भारतीय एक्सपोर्ट्स को इम्पैक्ट होगा। सजीत सर, गुड मॉर्निंग। देखिए, टैरिफ पर जब रूलिंग आई तो वो भी आप अगर आती है तो आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि उससे क्या इम्पैक्ट होंगे। लेकिन अगर हम एफआईज की बात करें सर, तो कल फिर से हमने देखी बड़ी बिकवाली, 3,370 करोड़ रुपए के आसपास के सेल फिगर आए हैं कैश मार्केट में। अगर हम स्टॉक फ्यूचर्स में देखेंगे तो वहां पर भी 4 सत्र से लगातार बिकवाली चल रही है, तो कोई राहत तो है नहीं। डीआईज बाइंग कर रहे हैं, जो भी एफआई सेल कर रहे हैं उसको डीआईज ऑफसेट कर रहे हैं। कैसे देखें इन आंकड़ों को, और आज के लिए जो ओवरऑल सेटअप है वो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, अगर आप देखें फ्रॉम एफआई पॉइंट ऑफ व्यू, मार्केट्स में एफआईज के जो लॉन्ग पोजीशंस हैं गिरे हैं, 10-11% से नीचे आके 8.7% हो गए हैं एफआईज के लॉन्ग पोजीशंस इंडेक्स में। हमने देखा कि इंडेक्स में कल नेक्स्ट शॉर्ट पोजीशन जो ऐड हुए 5,280 करोड़ के आसपास ऐड हुए निफ्टी फ्यूचर्स में, जिसके तहत जो टोटल ओपन इंटरेस्ट पोजीशन है वो 28,000 करोड़ के ऊपर चला गया एफआईज के लिए। और अपना जो निफ्टी बैंक है वहाँ पर हमने अनवाइंडिंग देखी, जहाँ पर हमने देखा कि ओपन इंटरेस्ट पोजीशन घट के 3100 करोड़ के आसपास हो गया है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने वहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को अनवाइंड होते हुए देखा है। तो वो एक चीज़ है जिस पे आप नज़र रखिएगा। और तीसरी बात जो है, कैश मार्केट में सेलिंग कंटिन्यू है। डिलीवरी डेटा के हिसाब से हम देखें तो आज के डेट में आपके फ्लैगशिप शेयर्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा डिलीवरी देखने को मिल रही है, जैसे कि आपका रिलायंस हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। आईसीआईसीआई बैंक में एक्यूमुलेशन हो रहा है, पर एचडीएफसी बैंक में पोजीशन घटाए जा रहे हैं, रिलायंस पोजीशन घटाए जा रहे हैं, आपके भारती में और आईटीसी में और टीसीएस में भी थोड़े से पोजीशन घट रहे हैं। सो आपके बेंचमार्क में जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं वहाँ पर एफआईएस के पोजीशंस कट रहे हैं। तो वो एक चीज़ है जो आपको देखना पड़ेगा। अगले हफ्ते हम अर्निंग्स शुरू होगा टीसीएस के साथ मंडे को, और पूरे हफ्ते में 3 या 4 आईटी कंपनीज़ के बिग आईटी कंपनीज़ के अर्निंग्स हैं। तो वो एक मोमेंटम देगा आईटी कंपनीज़ के लिए कि उनकी अर्निंग्स कैसे हैं, और आईटी इंडेक्स जो पिछले कुछ दिनों से ऊपर बढ़ रहा है वो अगर आगे और बढ़ सकता है कि नहीं, उसमें भी देखने को मिलेगा। हाँ, पर अगर हम देखें लास्ट 15-20 दिनों में एफआईएस ने आईटी स्टॉक में काफ़ी ख़रीदारी की है, लगभग 4,000-5,000 करोड़ का ख़रीदारी की है, ये डेटा बताता है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। सो आपके अर्निंग्स हैं, आपके आज का जॉब्स डेटा है, और सुप्रीम कोर्ट का जो डेटा है, ये सब चीज़ें डिटरमिन करेगा कि यहाँ से बाज़ार किस रुख पे जाएगा और एफआईएस किस पोजीशन को
में करेंगे। अगर आपको फेड कट की उम्मीद और आ जाती है तो आईटी स्टॉक्स के लिए ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स इंक्रीज होने की उम्मीद है वहाँ पर। सो वो सब चीज़ें हैं जो हमको देखना पड़ेगा। ग्लोबल मार्केट में देखें तो जियो पोलिटिकली ऑयल स्टेबल है, थोड़ा सा बड़ा है। गोल्ड स्टेबल रहा है। कल सिल्वर में काफ़ी, गोल्ड और सिल्वर में काफ़ी हलचल देखी गई, क्योंकि कॉमेक्स की कमोडिटी इंडेक्स की जो यूएस की कॉमेक्स है उसकी रीबैलेंसिंग थी। इसकी वजह से गोल्ड का वेटेज कम हुआ है, सिल्वर का वेटेज कम हुआ है, तो उसकी वजह से हम थोड़ी सी रीबैलेंसिंग देखी वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हैं, बट करेंसी स्टेबल है आज के डेट में, बॉन्ड्स भी स्टेबल है, और कमोडिटीज़ में वेनेजुला का फैक्टर जो है वो जैसे यूएस सेनेट ने एक पास किया है एक मोशन कि ट्रंप आगे जाके वेनेजुला पे और अटैक नहीं कर सकते। तो ये सब एक प्रिलिमिनरी वो है, बट वो भी एक फैक्टर है कि ये जियोपॉलिटिक्स जो है वो थोड़ा सा स्टेबल होने की कोई कगार पे है। बट ट्रंप कितना इनको एस्केलेट करते हैं या ग्रीनलैंड को कितना एस्केलेट करते हैं, वो भी एक चीज़ है जो इस सारी चीज़ों को, सारे फ्लोज को डिटरमिन करता है आगे जाके। कई सारे मेजर डेवलपमेंट है जिन पर नज़र आगे रहेगी, लेकिन डोमेस्टिक फ्रंट पर भी देखिए तो आगे बजट है, आरबीआई की बैठक होगी, तो तमाम ऐसे फैक्टर्स होंगे, ये भी बाजार पे काम करेगी। सर लेकिन 26,000 के नीचे निफ्टी आ चुका है, अब मार्केट काफ़ी फ्रेजाइल हो गया है, वॉलेटिलिटी तो आज भी जारी डेफिनेटली रहेगी, लेकिन एफएनओ के संकेतों को देखते हुए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? देखिए, निफ्टी में अगर देखें तो कल हमने देखा कि निफ्टी जो है 26,000 के नीचे बंद हुआ, मीन्स 26,900 के नीचे बंद हुआ टू बी प्रिसाइज। और ऑप्शंस को हम देखें तो अभी भी हमको जो सपोर्ट दिख रहे हैं वो 25,500 और 25,700 पे दिख रहे हैं, जहाँ पर अच्छा ऑप्शंस बिल्डअप दिख रहा है पुट्स में, और वो एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और रेजिस्टेंस जो है 26,000 और 26,100 पे। तो एक मार्केट का जो बैंड है वो थोड़ा सा नीचे को आया है 26,000 के नीचे, क्योंकि निफ्टी चला गया था। निफ्टी अब 26,000 को थोड़ा सा रेजिस्टेंस आएगा जब भी 26,000 की तरफ जाएगा निफ्टी, तो देखना पड़ेगा कि मार्केट किस बैंड में रहेगा। पर बेस जो है 25,500 का देखा जा रहा है। निफ्टी बैंक का उस तरफ अगर हम रेंज देखें तो 59,500 और 60,000 के बीच में उसका रेंज दिख रहा है ऑप्शंस के बेसिस पे। वहाँ पर भी हम थोड़े से निचले स्तर पे हैं। निफ्टी बैंक को अगर हम देखें 59,686 पे हम बंद हुए, बट 59,500 अगर ब्रीच करता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है बैंकिंग शेयर्स में। और हमने आज के डेट में देखा है कि इम्पैक्ट जो आ रहा है वो थोड़ा से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आ रहा है। पब्लिक सेक्टर बैंक को उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनके नंबर्स बिजनेस अपडेट्स बहुत अच्छे आए हैं, तो वो भी एक फैक्टर है। इन दोनों चीज़ों को आगे जाके अगर हम आगे देखें, और ओपन इंटरेस्ट जो है शॉर्ट पोजीशन बढ़ती जा रही हैं निफ्टी फ्यूचर्स में, और वो बेसिकली एफआईएस हैं जो नए पोजीशंस लेकर आ रही हैं। हमने देखा था दिसंबर के एंड में उन्होंने अपनी पोजीशंस बहुत काट दी थी, पर जनवरी में आके उन्होंने फिर से पोजीशंस ले ली हैं निफ्टी फ्यूचर्स में। सजीव सर, कल हमने देखा कि लास्ट आवर के ट्रेड में कैपिटल गुड्स वाले जो शेयर थे भरभरा के गिर गए, क्योंकि खबर आई रॉयटर्स के हवाले से कि भारत में जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें चाइना के लिए भी दरवाजे खोले जा सकते हैं 5 साल की पाबंदी के बाद। तो एबीबी हो गया, बीएचईएल 10% टूटा, एलएनटी जैसा शेयर भी 3% टूट गया। कैसे देख रहे हैं आप इसको, और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आपका टेक क्या है सर इस पर? देखिए, ये जो इसको पर्सपेक्टिव में डालें तो 2021 में हमने एक रूल पास किया था कि बॉर्डर कंट्रीज़ के साथ जो हमारा ट्रेड होगा वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। वो बॉर्डर कंट्रीज़ में आपके बांग्लादेश हो गया, आपका पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, तो वहाँ पर से जो हमारे जो इनफ्लो आता है या इन्वेस्टमेंट्स आते हैं वो सब कर्टेल करते हैं। ये चीज़ जो थी वो कुछ सालों तक चली, पर अभी जियोपॉलिटिक्स चेंज हो गया है, अलाइनमेंट्स चेंज हो रही हैं, ट्रेड अलाइनमेंट्स आ रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगा जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट है, बट ट्रेड अलाइनमेंट है। अब अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री जब इसको एससीओ समिट में गए थे तो उसके बाद एक प्रपोजल फ्लोट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से कि चाइनीज़ कंपनीज़ को इंडियन कैपिटल गुड्स सेक्टर में के जो बिडिंग है उसमें पार्टिसिपेट करने को दिया जाए ना। ये सब बंद इसलिए किया था कि ताकि हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बढ़ा सकें, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा सकें। इस वक्त
ऐसा प्रपोजल फाइनेंस मिनिस्टर के पास गया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको ओके नहीं किया है। किस कंडीशन में वो ओके करेंगे या क्या करेंगे कि नहीं करेंगे, वो भी एक चीज़ है जो देखा जाएगा आगे जाके। और इस पे फाइनेंस मिनिस्टर का भी नहीं होगा, ये पीएमओ से आएगा। पीएमओ का इसमें एक व्यू होगा कि इसको कैसे किया जाए। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि अगर हम कैपिटल गुड्स एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी डोमेस्टिक कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जो है वो 3 से 5 साल के ऑर्डर बुक में बैठी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि आपने आज एक ऑर्डर दिया तो 5 साल के बाद आपको मिलेगा या 3 साल के बाद मिलेगा। अगर आप उसको कम करना चाहते हैं तो आपको मोर प्लेयर्स को लेकर आना पड़ेगा भारतीय मार्केट में। और वो वहाँ पर आज के डेट में स्केल जो अवेलेबल है वो चाइनीज़ कंपनीज़ के पास हैं, जो क्योंकि चाइना में अगर हम देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो है और वहाँ पर कैपेसिटीज़ है जो आपको डिलीवर कर सकती हैं। तो वो भी एक फैक्टर है कि हम कैसे इसको करें, इसके मोडालिटीज़ कैसे होंगे, कौन करेगा, ये सब चीज़ें जो है सरकार डिसाइड करेगी। पर इस वक्त जो रिपोर्ट आई थी एक, वो रिपोर्ट थोड़ी पुरानी रिपोर्ट है जिस पे मार्केट ने रिएक्ट किया। कल BHEL 10% इसमें गिरा इसके पर। अगर हम इसका वॉल्यूम्स देखें तो डिलीवरी जस्ट 31% था BSNL का, सॉरी BHEL का। तो उसमें एक जो चीज़ है वो हमको ये देखनी पड़ेगी कि ये कैसे कर रहे हैं। पर ये सरकारी ऑर्डर्स के लिए है, प्राइवेट सेक्टर तो अभी आज के डेट में फिर कर ही सकता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकारी ऑर्डर्स में चाइनीज़ कंपनीज़ को अलाउ नहीं किया जाएगा, ये बोला गया था। तो इसका इम्पैक्ट कुछ कैपिटल गुड्स कंपनीज में मिलेंगे, आपके सीमेंस हो गए, BHEL हो गए वगैरह में, जो लोग पब्लिक सेक्टर ऑर्डर्स के लिए करते हैं। तो वो एक चीज़ है जिसको आप नज़र पे रखिएगा। ये इतना बड़ा नहीं लगता है मुझे, क्योंकि अगर आपके पास कैपेसिटी है और आप डिलीवर कर पा रहे हैं तो आपको इम्पैक्ट करेगा। पर आपके पास आपका ऑर्डर बुक ही 3 या 4 साल का ऑर्डर बुक है, तो आप और डिलीवर कर रहे हैं 3 या 4 साल के बाद, तो ये एक तरह से ईजिंग हो जाता है एडिशनल उसको लेकर आने के लिए। बट ये एक जो चीज़ है ये पॉलिटिकली और स्ट्रैटेजिकली एक डिसीजन है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री और PMO डिसाइड करेंगे। ये रिकमेंडेशन आया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, बट ये इसके रिकमेंडेशन के ऊपर अभी कुछ फ़िलहाल नहीं है। ओके, तो ये डेफिनेटली इस पर काफ़ी नज़र रहेगी पूरे ही बाज़ार की। सर, लेकिन आज एक अहम अपडेट ये है कि आज से कोल इंडिया की सब्सिडियरी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का भी IPO खुल रहा है। इस IPO को लेकर क्या रणनीति निवेशकों की होनी चाहिए? देखिए, भारत कोकिंग कोल एक बड़ी सब्सिडी है कोल इंडिया की। इसमें अगर आप देखें तो अगर आप RHP से पहले आपके पास शेयर थे कोल इंडिया के, तो आप एलिजिबल है टू अप्लाई करना एज अ शेयर होल्डर ऑफ कोल इंडिया भारत कुकिंग कोल के IPO में। तो RHP का कट ऑफ डेट है, पहली बात ये। तो वो एक एडिशनल चीज़ है। 21 से 23 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। तो प्राइस जो क्वांटम है छोटा सा है। कंपनी की तो टोटल वैल्यू है 10,700 करोड़ के आसपास आती है 23 रुपये पे। और कंपनी जो कम आ रही है IPO में वो 1071 करोड़ का OFS है, जो पैसा जो है कोल इंडिया को जाएगा, भारत कुकिंग कोल को नहीं जाएगा। अब आते हैं इसके परफॉर्मेंस को लेके। ये कंपनी जो है कुकिंग कोल देती है पावर सेक्टर को, स्टील सेक्टर को। इसका प्लान ये है कि अप टू 2032 तक 54 मिलियन टन्स की कैपेसिटी प्रोडक्शन करना शुरू करे। अभी 40 के आसपास है इसका। और उसमें वो देख रही है कि कैसे वॉश्ड कोल को दिया जाए। अब कोल दो प्रकार के होते हैं, एक तो नॉर्मल माइन किए वाले होते हैं जिसमें ऐश कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और उस ऐश कंटेंट को आप पावर के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर स्टील के लिए नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उसमें स्टील में आपको ऐश कंटेंट कम चाहिए होता है। तो उसके लिए आप वॉशरी के थ्रू उसको वॉश करते हैं और ऐश को निकालते हैं। तो आज के डेट में लगभग 13 से 15% जो है कुकिंग कोल वॉश जाता है भारत कुकिंग कोल का। और उनका खुद का अनुमान है कि कैपेक्स के थ्रू वो 40% जाएगा अगले 4 से 5 साल में। ये जब आएगा तो जैसे वो दोनों कोल में वैल्यूशन या आप कहिए कि वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा होता है। ये एक वॉशरी से जैसे ही निकलता है तो वैल्यू एडेड हो जाता है, प्राइस बहुत बढ़ जाता है इस कोक का। आज की डेट में हम ऐसा वाला कोक जहाँ पर हायर कार्बन कंटेंट या हायर कैलोरीफिक वैल्यू जो
कोक में होती है वो हम ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं। जैसे ही हम वॉशरी के थ्रू और वो करते हैं, और भारत में कंपनी जो हैं दोनों कोल को ब्लेंड करके फिर यूज़ करती हैं। तो जैसे ही वॉश्ड कोल और बढ़ेगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी होगा, और इसके तहत आगे जाके भारत कुकिंग कोल के मार्जिन्स भी इम्प्रूव होंगे आगे जाके। तो कंपनी कोल इंडिया की आज के कंसोलिडेटेड नंबर के अंदर आता है, बट अब ये इसकी सब्सिडी जो है अब लिस्ट हो रही है, तो कोल इंडिया में भी थोड़ा सा होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट आएगा एट सम पॉइंट इन टाइम, या यहाँ से आपके स्टॉक मूवमेंट बहुत कम दिखेंगे उसमें। और भारत कुकिंग कोल जो है उसकी वैल्यूएशन पे अभी स्ट्रीट एक्ट करना शुरू करेगा। तो जैसे ही वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा, अपने वैल्यू एडेड कोल बेचना शुरू करेगा, इसके रेवेन्यूज़ और एबिटा मार्जिन्स इम्प्रूव होंगे। और उम्मीद यही है स्ट्रीट को कि अगर वो मीट कर लेता है गाइडेंस, तो यहाँ से काफ़ी रनवे दिखता है इसको। तो 23 रुपये का IPO है, बैक्ड है बाय गवर्नमेंट की कंपनी है, कोल इंडिया की सब्सिडी है, और प्राइस पॉइंट भी छोटा सा ही है इसका, 23 रुपये का। देख सकते हैं आप कि आपको लगता है कि कोल का काफ़ी अच्छा फ्यूचर है अगले 10-15 साल में, तो आप देख सकते हैं। पर मैं सब निवेशक से यही बोलूँगा कि आप RHP में जाइए, पढ़िए कंपनी के बारे में, समझिए कि किस इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं कि स्पेशली स्टील के सेक्टर में हम कोल से निकल के हम इलेक्ट्रिक आर्क में जा रहे हैं, और पावर में हम देख रहे हैं कि हम थर्मल से निकल के हम रिन्यूएबल की तरफ जा रहे हैं और न्यूक्लियर की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कल के दिन सब कुछ चेंज हो जाएगा, इसको लगेगा 10-15-20 साल, बट वो उतना आप अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप उस हिसाब से उसको देखिए। ओके, तो डेफिनेटली ये एनालिसिस भी, खुद की रिसर्च भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांजिशन में टाइम लगता है। किसी भी पावर सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, अगर पूरी तरह से चेंज होने में, ट्रांजिशन में लंबा वक्त लगता है, तो हो सकता है कि कितने वक्त के लिए आपको ख़रीदना है, ये पूरे टाइमलाइन के हिसाब से रिसर्च करें, उसके बाद यहाँ पर मन बनाए कि आपको क्या करना है इस IPO को लेकर। लेकिन ग्रे मार्केट को देखें तो काफ़ी अच्छा प्रीमियम अभी दिख रहा है। शुक्रिया सर, आपने तमाम मुद्दों पे एक एक करके, स्टॉक्स पे भी, ग्लोबल सिनेरियो पर भी, FIIs के ट्रेंड पर भी और बाजार के सेटअप के बारे में भी बता दिया है। लेकिन बाजार को देखें तो फ्लैट ओपनिंग के ही संकेत दिख रहे हैं। अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे, एशियन मार्केट से मिक्स क्यूज है, US मार्केट से भी मिक्स ही क्यूज मिले थे, और कल का सेशन काफ़ी चौपी रहा था। और जो सेक्टर हैं जो आज भी फोकस में रहेंगे, उसमें कंज्यूमर स्टेपल्स, डिफेंस, एनर्जी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये कुछ ऐसे सेक्टर है जहां पर आज आपको फोकस करना है। हमारे साथ 2 मेहमान हैं, उनको भी जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार की चाल उनको कैसी दिख रही है। वैशाली पारेख हैं और प्रभुदास लीलाधर से, और साथ ही PhD कैपिटल से प्रदीप हल्दर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। वैशाली मैम, आपसे शुरुआत करेंगे। बाजार का मूड कैसा दिख रहा है आपका? कल तो काफ़ी गिरावट थी, ऑयल एंड गैस और मेटल ने काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया। आज का ट्रेड कैसा रह सकता है? कैसा लग रहा है बाजार अब आपको? वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। और एक्चुअली निफ्टी में हम देख रहे थे सेलिंग प्रेशर जरूर आ रहा था, बट कल का जब हमने देखा कि ऑल लेवल्स वर ब्रोकन, तो अभी नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है 25,800। सो मुझे लग रहा है यहाँ से एक बाउंस आने की काफी संभावना है, और 26,100 का एक रेजिस्टेंस इंट्राडे बन सकता है। सो वेट एंड वॉच, बिकॉज अगर खरीदारी का मौका बन सकता है 25,800 के सपोर्ट के साथ, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल रहेगा, क्योंकि अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो डाउनसाइड फर्दर हो सकता है। सो मेरे ख्याल से ये लेवल पे खरीदारी का मौका बन रहा है। और बैंक निफ्टी भी हम देखें तो नियर टर्म सपोर्ट इज 59,500 एंड वी आर प्रीटी मच क्लोज टू दैट। तो और कल हमने देखा कि ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी स्टेबिलिटी ज्यादा थी। सो ये स्टॉक्स के हिसाब से मुझे लग रहा है दैट बैंक इंडेक्स ऑल्सो यहाँ पे स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, बैंक इंडेक्स भी स्टेबल होना चाहिए। और अगर आप निफ्टी और निफ्टी बैंक को तुलना करेंगे तो रिकॉर्ड हाई से निफ्टी बैंक कम गिरा है और निफ्टी ज़्यादा गिरा है। निफ्टी सेंसेक्स में गिरावट आपको ज़्यादा दिखाई देगी, आंकड़े आपके सामने लेकर आएंगे, तस्वीर साफ हो जाएगी। और निफ्टी में यहाँ से बाइंग करने की सलाह दे रहे हैं वैशाली जी। 25,800 का जो सपोर्ट है उनको लगता है कि वो बच जाएगा, और यहाँ से 26,100 तक के लिए आप निफ्टी में बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स अब यू हो गया क्रिस्प, क्लियर बिल्कुल। वैशाली जी, प्रदीप जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है। नमस्कार प्रदीप, शुरुआत कर लेंगे आपसे। स्टॉक्स की बताइए, आपके ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए कौन से होंगे?
हाय गुड मॉर्निंग अभिषेक जी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा जितने भी स्टॉक्स को लेके मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। कोई भी स्टॉक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कोई भी पोजीशन नहीं होता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आवर साइड। ऐसे ही राय हम क्लाइंट को भी देते हैं। हो सकता है कुछ कॉल कुछ एडवाइस क्लाइंट के पास पोजीशन हो, हमारे पास नहीं है। और जितने भी कॉल्स मैं शेयर करता हूँ ये हमारे रिसर्च डेक से जनरेट होता है। सो आज जो मेरा पहला ट्रेड रहेगा इंडिया सीमेंट। मैंने 2 हफ्ता पहले भी कॉल दिया था, दोनों टारगेट अचीव हुआ। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फिर से ये स्टॉक यहाँ से भी ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन है। 476 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा नीचे आपको मिलता है 462 से 458 के आसपास एक डीप आपको मिलेंगे, उस डीप में आपको खरीदना चाहिए। उसमें उस केस में पहला टारगेट रहेगा 485 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 515 एबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। आपको 435 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। व्यू रखना है 10 से 12 दिन। बहुत ही बुलिश यहाँ पे एक पैटर्न है। और जिस तरीके से हायर हाई फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, मुझे लगता है कि 515 एबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। और आज का जो सेकंड ट्रेड रहेगा वो रहेगा बाजाज ऑटो। बाजाज ऑटो का चार्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। कंटिन्यूअसली जिस तरीके से पुल बैक दिखाया चार्ट में, और पुल बैक होने के बाद यहाँ पे फॉलो अप बाइंग हो रहा है। अब जो न्यू बायर्स आ रहा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका प्राइस होना चाहिए। पहला टारगेट 9,950 एंड सेकंड होगा 10,400। 10,400 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। लेकिन इस दोनों टारगेट में हमें थोड़ा थोड़ा करके पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना है। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 9,305 के आसपास आपको मेंटेन करना है। व्यू रहेगा यहाँ पे भी मिनिमम 10 से 12 दिन का। ओके, तो 2 कॉल आपकी तरफ से। 10,400 का टारगेट बजाज ऑटो का, 9,305 का स्टॉप लॉस। और दूसरी कॉल है इंडिया सीमेंट की, यहाँ पर भी बाई की राय प्रदीप जी की तरफ से। 485 पहला टारगेट, 515 दूसरा टारगेट, 435 का स्टॉप लॉस भी लगाना है। वैशाली मैम, आपकी तरफ से 2 टॉप ट्रेड क्या हैं आज? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बोला तो आई थिंक ये एक बाय स्ट्रेटजी बन सकती है। 83 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है फर्स्ट टारगेट कुड बी 90, और उसके आगे हम देखेंगे तो 92 के लेवल्स भी दिख सकते हैं। सो प्योरली ऑन ट्रेडिंग टर्म्स ये एक स्टॉक ट्रेंड भी सही है, और न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम हम कल देखे थे, तो आई थिंक ये स्टॉक चलना चाहिए। और दूसरा है कैश काउंटर में जो मैं देख रही हूँ डेटा पैटर्न्स। हालांकि हमने देखा कि ऑल ऑफ डिफेंस स्टॉक्स वर क्वाइट स्ट्रॉन्ग येस्टरडे। सो डेटा पैटर्न एक स्टॉक मुझे टेक्निकली वेल प्लेस। 2600 के सपोर्ट के साथ फर्स्ट टारगेट वुड बी 2800। उसके बाद वी कैन हैव अ रीलुक बिकॉज वो एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद और एक तेजी का मौका दिख सकता है, बट फिलहाल एक ये शॉर्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बन सकती है। 100 के टारगेट के साथ यहाँ पर खरीदारी की राय है। तो यहाँ पे ये 2 कॉल आपकी तरफ से आ गई। चलिए कुछ स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं जहाँ पर आज एक्शन रहने की उम्मीद है। एक एक करके उन स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे, फिर आपके सामने स्टॉक से न्यूज़ की लिस्ट लेकर भी हम आएंगे। वारी रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर कंपनी को एक लेटर ऑफ अवार्ड मिला है रिवाइज प्रोजेक्ट के लिए, जो 704 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ये कंपनी के लिए पॉजिटिव हो सकती है। हम काफ़ी सत्र से देख रहे हैं कि यहाँ पे लगातार डाउन ट्रेंड बना हुआ है। कल के सत्र में भी 2.25% की गिरावट यहाँ पर दिखी थी। प्रदीप जी, क्या राय है? वारी रिन्यूएबल एनर्जीज यहाँ पर कुछ रिकवरी की उम्मीद रखनी चाहिए क्या? सर वारी एनर्जीज और रिन्यूएबल की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, सो देखिए जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस में एक डिक्लाइन देखने को मिला है सर, मुझे लगता है कि थोड़ा तो अभी वेट करना चाहिए। कंटिन्यूअसली एक लोअर लो फॉर्मेशन है, एक सपोर्ट है। सपोर्ट ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि करेंट जोन से भी ऑलमोस्ट 7 to 10% नीचे है। जो और जिस तरीके से लास्ट 2 हफ्ता 3 हफ्ते से लगातार चार्ट पैटर्न खराब हुआ है, अभी भी वीकनेस है। आई डोंट थिंक कि करेंट जोन से किसी को बाय करना चाहिए। अगर किसी के पास है तो आप बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाय अभी नहीं करना है, अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा। ऑलमोस्ट 928 930 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। हमें लगता है कि एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 900 पे मेंटेन करना चाहिए। एक और स्टॉक है रेल विकास निगम का। यहाँ पे 200 DMA के नीचे ये स्टॉक कल की क्लोजिंग हुई थी। क्या लग रहा है, रेल विकास निगम यहाँ से और कमजोर हो सकता है क्या वैशाली मैम? तो कल की कैंडल ऑफ कोर्स काफी बेरिश है, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है, बट कल का लो व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कल का लो अगर टूटता है तो फिलहाल 342 है, तो दूसरा सपोर्ट आता है 330 325 की तरफ। सो आई थिंक शायद अगर बाउंस आए, बिकॉज कल का हमने देखा एक 4% का एक फॉल आया है। सो वी हैव टू वेट। अगर ये लेवल टूटते हैं कल के लो, तो फिर फर्दर सेलिंग दिख सकते हैं।
तो ये काफ़ी कमज़ोर सेटअप यहाँ पे दिख रहा है। कल के सत्र में देखा था भारी गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिली थी। चलिए अब चलते हैं अपने सहयोगी रविंद्र के पास और समझ लेते हैं कि स्टॉक्स इन न्यूज़ की लिस्ट आज क्या है, कौन कौन सी खबरें हैं जिन पर आज आपको नजर रखनी है। रविंद्र, गुड मॉर्निंग, बताइए स्टॉक्स इन न्यूज़ की लिस्ट आज की क्या है? जी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे आज सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं IEX से, जहाँ पर पिछले कुछ टाइम से IEX काफ़ी फोकस में रहा है मार्केट कपलिंग को लेकर। तो आज फिर से ये फोकस में रह सकता है। यहाँ पर IEX मार्केट कपलिंग केस की आज हियरिंग जो है सुबह 10:30 बजे, जिसके चलते इसमें फिर से आज के सेशन में जो है एक्शन देखने को मिल सकता है। Q3 FY26 नंबर के चलते एलिकॉन इंजीनियरिंग फोकस में रह सकता है, जहाँ पर एलिकॉन इंजीनियरिंग ने अपने Q3 FY26 के रिजल्ट अनाउंस किए कल आफ्टर मार्केट आवर्स, और इस क्वार्टर में कंपनी का जो पैट है वो 72 करोड़ पर रहा है, जिसमें 33% के यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं मार्जिन में भी जो है प्रेशर देखने को मिला। कंपनी का इस क्वार्टर में जो मार्जिन है 19.8% पर देखने को मिला, जो पिछले साल का जो क्वार्टर है Q3 FY25 वो 27% पर रहा है। सो खराब नतीजों के चलते ये स्टॉक जो है एक्शन में रह सकता है। अब बात करें कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो अपने ऑर्डर विन पे के चलते जो है फोकस में रह सकते हैं, तो इसमें जो पहला स्टॉक है एस्ट्रा माइक्रो, जहाँ पर एस्ट्रा माइक्रो की जो जॉइंट वेंचर है एस्ट्रा राफेल कॉस्मेटिक्स को इंडियन एयरफोर्स से 275 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर जो है एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म्स में सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और इंस्टॉलेशन के लिए है। RVNL भी फोकस में रह सकता है ऑर्डर विन के चलते, जहाँ पर RVNL को 201 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर मिला है, और ये ऑर्डर कंपनी को जो है ईस्ट कोस्ट रेलवे से मिला है। भारत इलेक्ट्रॉनिक भी सेम रीजन से फोकस में रह सकता है ऑर्डर विन के चलते, जहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक को 596 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और ये ऑर्डर जो है ड्रोन डिटेक्शन, जैमिंग सिस्टम, मोबाइल कम्युनिकेशन टर्मिनल, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन अपडेट एक्सेट्रा, इन सब के लिए जो ये ऑर्डर मिला है। अगला जो स्टॉक है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक, जहाँ पर भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक अपनी जॉइंट वेंचर भारत कोल गैसिफिकेशन और केमिकल लिमिटेड से लगभग कंपनी को जो है 5400 करोड़ का ऑर्डर मिला है, बड़ा ऑर्डर मिला है, और ये ऑर्डर जो है डोमेस्टिक ऑर्डर है, और ऑर्डर ओडिशा में कोल गैसिफिकेशन और रॉ सिनगैस क्लीनिंग प्लांट के लिए है, जिसके चलते ये स्टॉक भी आज फोकस में रह सकता है। पावर ग्रिड की बात करें तो यहाँ पर कर्नाटका के देवनगिरी और बेल्लारी में 3 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेट करने के लिए इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम कंपनी ने एस्टेब्लिश करने के लिए कंपनी जो है सक्सेसफुल बिल्डर डिक्लेयर हुआ है, और ये प्रोजेक्ट जो है बूट बेसिस पर होगा। सागर सीमेंट की बात करें तो यहाँ पर कंपनी अपनी सब्सिडरी आंध्रा सीमेंट में 8.14% का स्टेक जो है ऑफलोड करेगी OFS के थ्रू, और ये मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स मीट करने के लिए है। OFS आज नॉन रिटेल इन्वेस्टर के लिए और 12 जनवरी को रिटेल इन्वेस्टर के लिए ओपन होगा। फ्यूजन फाइनेंस भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर 800 करोड़ की राइट इशू कंपनी ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, और फर्स्ट कॉल मनी का अप्रॉक्सीमेटली 99% कंपनी को रिसीव हुआ है, और इससे कैपिटल एडुकेसी जो है 31% से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इसी के साथ आज कुछ ऐसी स्टॉक जैसे कि ब्लू स्टार, वोल्टास और यूरोका फोब, ये सब स्टॉक काफ़ी आज फोकस में रह सकते हैं। यहाँ पर सेंटर ने दिल्ली गवर्नमेंट को, दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि एयर प्यूरीफायर्स को मेडिकल डिवाइस के रूप में रिक्लासीफाई करने ये उनका 18% का GST रेट कम करने के लिए जुडिशियल इंटरवेंशन जो है पॉसिबल नहीं है, जिसके चलते इन सभी स्टॉक्स में आज एक्शन देखने को मिल सकता है। आखिर में बात करेंगे और 2 स्टॉक फोकस में रह सकते हैं, यहाँ पर नेफ्रोकेयर और बंसल वायर, ये दोनों स्टॉक आज काफ़ी यहाँ पे फोकस में रह सकते हैं, जहाँ पर इन दोनों स्टॉक्स का जो IP लॉक-इन है वो आज खत्म हो रहा है, जहाँ पर नेफ्रोकेयर का जो है 2% ऑफ इक्विटी और बंसल वायर का 20% ऑफ इक्विटी का जो लॉक-इन है वो ख़त्म हो रहा है, जिसके चलते इन दोनों स्टॉक्स में जो है आज जो है डिक्लाइन देखने को मिल सकती है। ठीक है रविंदर, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी की सारी डिटेल बताने के लिए। लेकिन एक बार जरा वोडाफोन आइडिया के इस शेयर को जरा आप लेकर आइएगा, और एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। जो AGR राहत की खबर पहले आ रही थी और सूत्रों के हवाले से छन छन की खबरें आ रही थी, और ये कहा जा रहा था कि अब DOT इस पर डिसीजन लेगा, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। AGR राहत पर DOT ने पुष्टि कर दी है, और कुछ डिटेल्स आए हैं जिसको हम आपके सामने रख देते हैं। देखिए, जो AGR का जो बकाये की जो रकम थी करीब 9,000 करोड़ रुपए के आसपास की, इंटरेस्ट पेमेंट था करीब 11,000 करोड़ रुपए के आसपास का, और जो पेनल्टी वगैरह थी उसको फ्रीज कर दिया गया है। और ये FY 2006-07 से लेकर FY 18-19 तक के ये जो बकाये और इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह जो थी वो सारे के सारे फ्रीज कर दिए गए हैं, और इसको अब पेमेंट का प्लान DOT ने जो है वो जारी कर दिया है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने। अगले 6 साल में, यानी कि मार्च 2026 से लेकर मार्च 2031 तक
मैक्सिमम 124 करोड़ रुपए एनुअली सालाना कंपनी को पे करने होंगे हर साल में। उसके बाद जो रिमेनिंग है जो एजीआर ड्यूज होंगे 100 करोड़ अगले 4 साल में पे करने होंगे 2032 से लेकर मार्च 2035 तक। और जो रिमेनिंग एजीआर ड्यूज हैं वो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में सालाना 6 साल में पे करने पड़ेंगे। और इसको रीअसेस करने के लिए डीओटी ने एक कमेटी का भी गठन किया है और उसका डिसीजन फाइनल होगा। अभी ये भी फाइनल नहीं है, ये एक तरह से देखा जाए तो डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तरफ से ये प्रपोजल की तरह है, ये प्रस्ताव है पेमेंट का, और जो कमेटी है वो इस पर आखिरी फैसला लेगी। और जो रीअसिस्ट अमाउंट होगा वो 2036 से लेकर मार्च 2041 तक इसको इक्वल अमाउंट्स में पे करने पड़ेंगे। तो देखते हैं कि फाइनल अमाउंट क्या निकल के आता है और इस पर डिसीजन कब तक आता है। फिलहाल ये अपडेट जरूर आया है। जो राहत की जो बात की गई थी कि राहत मिलेगी एजीआर पेमेंट को लेकर, एजीआर ड्यूज जो हैं करीब 88 हजार करोड़ रुपए के आसपास के एजीआर ड्यूज हैं, 12,000 करोड़ रुपए लगभग इंटरेस्ट कॉस्ट उसको जुर्माना जो है वो है। तो इस पर एक तरह से राहत आ गई है। हालांकि ध्यान रखिएगा कि स्टॉक ने इस पर रिएक्शन दे दिया है और हमने देखा था कि 6 रुपए वाला जो शेयर था इसी उम्मीद में चढ़ते चढ़ते 12 रुपए तक पहुंचा था। हालांकि बहुत कुछ अभी अनिश्चित है वोडाफोन आइडिया को लेकर, क्योंकि आप ये देखेंगे कि आरपू अगर आप देखेंगे 170 रुपए के आसपास के आरपू हैं, बाकी अगर आप एयरटेल को देखेंगे तो करीब 270 के आसपास के हैं। तो उस मामले में बहुत पिछड़ी है, कैपेक्स के मामले में पिछड़ी है, 5G प्लान में काफी पीछे है। लेकिन ये एक राहत है क्योंकि सरकार की कोशिश है कि डुओपोली नहीं होनी चाहिए सेक्टर में। और अभी तक सारी की सारी जो खबरें थी सूत्रों के हवाले से थी कि राहत मिल जाएगी, लेकिन अब डीओटी ने इसको ऑफिशियल कर दिया है और उसमें कुछ कुछ बकाये के अमाउंट के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है और वो उस पर डिसीजन लेगी। तो एक्चुअल जो फाइनल अमाउंट होगा वो कितना होगा वो आगे जाकर चीजें साफ होंगी। एक राय हम जरूर लेते हैं वैशाली जी से। वैशाली जी, हो सकता है, देखिए काफी ज्यादा वोलेटाइल रहा है शेयर, ये तो हम कुछ कह नहीं सकते कि आज का शेयर का रिएक्शन क्या आएगा। क्या होने चाहिए ट्रेडर्स की रणनीति वोडाफोन आइडिया के शेयर में? तो देखिए टेक्निकली, प्योरली ऑन टेक्निकल टर्म्स ये स्टॉक काफी ट्रेंड में आ चुका है। व्यू अभी भी पॉजिटिव ही है। सो एज लॉन्ग एज 10 रुपीज 50 पैसा का सपोर्ट इंटैक्ट रहता है, आई थिंक ये रेंज बनी रहेगी 10.50 का सपोर्ट। और व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज इसको क्लोज देना है 12.5 के ऊपर। सो एज लॉन्ग एज दैट हैपेंस, अगर 12.5 के ऊपर क्लोज आता है तो एक उम्मीद रख सकते हैं दैट यस फर्दर प्राइस प्रोजेक्शंस ओवर टुवर्ड्स 1350 14 रुपीज तक जा सकता है और 1050 का सपोर्ट आवश्यक है। अगर वो टूटता है तो ये स्टॉक में नेगेशन आ सकती है। सो आई थिंक फिलहाल मेरे ख्याल से रेंज बाउंड ही रहेगा। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, वेट एंड वॉच। 12.50 को क्रॉस करता है तो और फर्दर बुलिश व्यू बना सकते हैं। ठीक है, ये राय होगी वोडाफोन आइडिया के शेयर को लेकर। तृप्ति हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स लेकर। तृप्ति के पास जाएं उसके पहले एक शेयर पर जरा फटाफट पहले व्यू ले लेते हैं और वो है BHEL। कल हमने देखा कि भारी पिटाई हुई, वो भी आखिरी घंटे के सत्र में लगभग 10% शेयर ये टूट के बंद हुआ है और मल्टी मंथ हम कह सकते हैं कि जो बड़ी गिरावट काफ़ी टाइम के बाद इतनी आई है BHEL के शेयर में। लेकिन इनको एक ज्वाइंट वेंचर से करीब 5,400 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है कोल गैसिफिकेशन और रॉ सिंगस क्लीनिंग प्लांट के लिए। अब ये ऑर्डर है, पता नहीं कितना सपोर्ट कर पाएगी। भारी गिरावट तो कल आई है क्योंकि खबर ये आ रही थी कि भारत में जो इंफ्रा जो पावर प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें चाइनीज कंपनियों के लिए दरवाजे फिर से खोले जा सकते हैं। हालांकि इस पर सरकार का कोई ऑफिशियल अभी स्टेटमेंट आया नहीं है। देखते हैं कि क्या निकल के आता है। लेकिन प्रदीप, आपका व्यू BHEL को लेकर क्या होनी चाहिए आज? देखिए, कल जिस तरीके से टॉप से स्टॉक करेक्ट हुआ है, अभी 271 272 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। हमें लगता है कि एक बार 258 पे ना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उससे पहले सपोर्ट है नहीं। तो हो सकता है कि आज एक बार नीचे आने के बाद फिर से थोड़ा आपको यहाँ पे बाउंस देखने को मिले, लेकिन 258 के नीचे अगर ये क्लोजिंग होता है कभी भी तो फिर इसका चार्ट पूरा जो है शॉर्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से खराब हो सकता है, क्योंकि कल का ये जो लास्ट मोमेंट में बहुत गिरा था। सो कहीं ना कहीं मैं एक बार एक्सपेक्ट करूंगा आज 276 278 इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो फिर से सेम मोमेंटम पकड़ लेगा। लेकिन अभी तक हमें लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म आपका व्यू है तो बने रहिए, कुछ प्रॉब्लम इसमें है नहीं। लेकिन 258 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रहेगा।
ठीक है, BHEL को लेकर ये भी हो गया। चलिए तृप्ति हमारे साथ जुड़ गई हैं। तृप्ति, गुड मॉर्निंग। बताइए आज के लिए रिपोर्ट्स कौन सी होंगी जिस पर फोकस करना चाहिए? बिल्कुल अभिषेक, गुड मॉर्निंग। और गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ रिलायंस पर अपनी रिपोर्ट दी है और करंट लेवल पर ये खरीदारी की राय यहाँ पर सुझा रहे हैं। कमज़ोर डिमांड से नियर टर्म में अर्निंग्स ग्रोथ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़रूर नज़र आएगा। वहीं रिटेल सेगमेंट की जो कमज़ोरी थी वहाँ पर मजबूत रिफाइनिंग परफॉर्मेंस से सपोर्ट मिला है। अर्निंग्स अनुमान में कोई बड़ा बदलाव यहाँ पर नहीं किया है। साथ ही रिफाइनिंग फंडामेंटल्स भी काफ़ी मजबूत बने हुए हैं। 27 तक टाइट प्रोडक्ट पाइपलाइन और बेहतर क्रूड डिफरेंशियल्स भी यहाँ पर बेहतर होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा वेनेजुएला क्रूड सोर्सिंग दोबारा कंपनी जब शुरू होगी तो थोड़ा सा अपसाइड रिस्क यहाँ पर ही आते हुए देख रहे हैं। मीडियम टर्म्स में अर्निंग आउटलुक पर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने M&M पर अपनी राय दी है। देखिए यहाँ पर बाई की रेटिंग दे दी है और 4,521 रुपये का एक SL यहाँ पर लक्ष्य दिया है। मजबूत लॉन्च पाइपलाइन से आगे भी डिमांड मोमेंटम जारी रहेगा। साथ ही जो कंपनी ने फिलहाल में लॉन्च की थी XUV XXO ग्राहकों के लिए बेहतर वैल्यू प्रपोजन ये लेकर आई है। साथ ही FY27 में भी ये 2 नए ICE वेरिएंट और एक EV लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। इनकी जो पाइपलाइन है वो काफ़ी मजबूत है जिससे डिमांड को यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है और FY25 से 28 में वॉल्यूम के अगर बात करें तो 14% ग्रोथ की उम्मीद लगा रहे हैं। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने APL अपोलो ट्यूब्स पर भी अपनी राय रखी है। बाई की रेटिंग दी है, लक्ष्य बढ़ा दिया है। 2100 रुपये से बढ़ाकर 2260 रुपये का लक्ष्य दिया है। कमजोर के बावजूद यहाँ पर इन्होंने देखा है कि FY26 में 11% की वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर कंपनी ने दर्ज की है। साथ ही FY26 के लिए 10 से 15% की ग्रोथ गाइडेंस यहाँ पर आगे के लिए बरकरार रखा है। कंपटीशन से कंपनी यहाँ पर आगे रहेगी और लगातार जो क्षमता विस्तार हो रहा है उससे यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। FY25 से 28 के दौरान रेवेन्यू 14% और मुनाफा 33% रहने की उम्मीद है। मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर देखिए लीला पैलेसेस पर ओवरवेट की रेटिंग दे दी है। लक्ष्य भी बढ़ाया है, 562 रुपये से बढ़ाकर 573 का लक्ष्य दिया है। क्वार्टर 3 की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पर होटल इंडस्ट्री में सबसे बेहतर प्रदर्शन कंपनी ने किया है। लग्जरी पोजिशनिंग और एसेट मैनेजमेंट से सपोर्ट मिल रहा है लगातार। इसके अलावा दुबई और BKCO जो JV है उससे अपसाइड वैल्यूएशन अब यहाँ पर काफ़ी आकर्षक हो गए हैं। होटल सेगमेंट में लीला इनकी सबसे टॉप पिक रही है। साथ ही FY26 से 28 के लिए EPS अनुमान भी 3 से 10% तक इन्होंने बढ़ा दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने इटर्नल पर भी अपनी राय रखी है। यहाँ पर बाई की रेटिंग दी है, लक्ष्य इन्होंने 375 रुपये का दिया है, करीब 33% का अपसाइड दिया है। क्विक कॉमर्स ग्रोथ में सुस्ती और बढ़ते कंपटीशन के कारण हाल फिलहाल में काफ़ी करेक्शन इटर्नल में देखने को मिला और एड्रेसेबल मार्केट में क्विक कॉमर्स का जो पहुँच है वो सिर्फ 5% की है। ग्रोथ पीयर्स में देखिए सबसे तेज़ ग्रोथ यहाँ पर इनकी आती हुई नजर आ रही है और ब्लिंकिट को लेकर भी काफ़ी सपोर्टिव हुए दिख रहे हैं। एलारा ने एविएशन सेक्टर पर अपनी राय रखी है। घरेलू ट्रैफिक ग्रोथ में सुस्ती यहाँ पर बरकरार है। सप्लाई कम होने के बावजूद भी डिमांड में कमजोरी है क्योंकि एयरफेयर्स यहाँ पर कम नजर आ रहे हैं। क्वार्टर 4 की बात करें तो हवाई किराए पिछले साल की तुलना में कम रहेंगे क्योंकि पिछले साल कुंभ का मेला था जिसके चलते एयरफेयर्स काफ़ी ज़्यादा थे और इस साल ये थोड़ा सा कम रहने की उम्मीद दिखा रहे हैं। इंडस्ट्री पैसेंजर लोड फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर क्वार्टर 2 में FY26 के क्वार्टर 2 में थोड़ा सा सुधार होने की उम्मीद है। इन्होंने इंडिगो पर राय दी है। यहाँ पर ग्रोथ कम है और ज़्यादा क्रू कॉस्ट और डिसरप्शंस के चलते एबिडा अनुमान घटा दिए हैं। पायलट की कमी अस्थायी है, सिर्फ 3 से 4 क्वार्टर्स में ये कमी आपको देखने को मिलेगी और इंडिगो पर एयरफेयर का दबाव यहाँ पर लगातार बना हुआ है जिससे मुनाफे में भी आगे जाकर गिरावट की उम्मीद है। स्पाइसजेट के जो एबिडा है उसमें हल्के सुधार की उम्मीद है लेकिन अभी भी इनका मानना है कि कंपनी घाटे में रह सकती है। जी, पूरी डिटेल्स और ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट रखने के लिए चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पर और स्टॉक्स न्यूज़ जितनी भी लिस्ट हमने आपके सामने रखी है उस पर अपने मेहमानों की राय भी दिलवाएंगे। जल्द लौटते ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आप देख रहे हैं पावर ट्रेड और एक अहम स्टॉक जिस पर चर्चा करना जरूरी है वो है IEX का, क्योंकि आज IEX और CERC के बीच जो मार्केट कपलिंग की जो लड़ाई है इस पर आज सुनवाई होनी है। 10:30 बजे वो सुनवाई होनी है। क्या कुछ फैसला आता है, क्या कंपनी के पक्ष में आएगा, ये देखना होगा। IEX को लेकर वैशाली मैम आपकी एक राय, क्या करना चाहिए?
आईएक्स जिस तरह से चंद दिनों से चल रहा है, साइंस ऑफ बॉटमिंग आउट जरूर हुआ है एट अराउंड 135 लेवल्स पे। मैं रेंज रख के चलूंगी 140 का सपोर्ट, और फॉलो ऑन बाइंग अगर आया तो 165 का एक रेजिस्टेंस बन सकता है। सो आई थिंक व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि कल का हाई जो था 156 उसको क्रॉस करता है तो 165 का नेक्स्ट टारगेट व्यू अभी बुलिश रहेगा। व्यू आपका यहाँ पर बुलिश है और आईएक्स को लेकर देखते हैं किस तरह के यहाँ पे फैसले आते हैं, क्या आप कंपनी के पक्ष में आते हैं। मामला तो काफ़ी पेचीदा हो गया था, लेकिन उसके बाद अब चीज़ें स्थिति बदलती दिख रही है आईएक्स के पक्ष में। जिस तरह से इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लगे थे और कंपनी ने आरोप लगा दिया था सीईआरसी में, उसके बाद से चीज़ें आईएक्स के पक्ष में होती जा रही है। चलिए, एक और खबर है पावर ग्रिड को लेकर कि कर्नाटक में इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम का ऑर्डर मिला है कंपनी को, और ये जो ऑर्डर मिला है बेलारी में रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन के लिए ऑर्डर दिया गया है। पावर ग्रिड में क्या करना चाहिए प्रदीप जी? सर देखिए, चार्ट ना ओवरऑल नेगेटिव पैटर्न ही यहाँ पे है और लगातार हम देख रहे हैं कि नीचे आ रहा है, लेकिन फंडामेंटली स्टॉक जो है बहुत ही स्ट्रांग है। हमें लगता है कि 253 254 पे एक स्ट्रांग सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा एक वैल्यू जोन पे आया है। अगर किसी का व्यू नेक्स्ट 6 से 8 महीने का हो, यहाँ पे बाय ऑन डिप भी थोड़ा बहुत करना चाहिए और स्टैगर मैनर पे बाय करने का सलाह रहेगा। अगेन इसका टारगेट 285 एंड 300 एंड अबव रहेगा अगर किसी का 6 से 8 महीने का व्यू है तो। पावर ग्रिड को लेकर आपकी तरफ से ये राय आ गई है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो प्री ओपनिंग सेशन की तरफ बढ़ेंगे। आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आएंगे, ओपनिंग ट्रेड्स भी होंगे, सब कुछ होगा। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। देख रहे हैं मार्केट्स लाइव, आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विश्व मोहन और हमारे दो एक्सपर्ट आपको लगातार हैं पीएचडी कैपिटल से, और प्रभुदास लीलाधर की वैशाली पारिक मैम हमारे साथ बनी हुई हैं। और आज बाजार के लिए जो संकेत हैं वो थोड़े से म्यूटेड ही हैं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी बहुत ही हल्की बढ़त पर शुरुआत के संकेत दे रहा है। 4 सत्र की गिरावट हो चली है। निफ्टी हम देख रहे हैं कि 26,000 के नीचे लुढ़क चुका है, और जो ग्लोबल संकेत हैं आज पॉजिटिव हैं, बावजूद उसके गिफ्ट निफ्टी से ज्यादा कोई हम एक्साइटमेंट देख नहीं रहे हैं। कल 1% की गिरावट हमने निफ्टी में देखी, जो कि निफ्टी बैंक के मुकाबले डबल थी। निफ्टी बैंक में लगभग आधे % के आसपास की गिरावट हमने देखी थी, 300 अंकों के आसपास की नरमी थी। आज की रणनीति आपके लिए हम बनाएंगे। कल हमने देखा था कि 50 में से 45 शेयर निफ्टी पर गिरे थे, और आज थोड़ी देर में 40 सेकेंड में प्री ओपन के लेवल आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। 9:08 तक अमूमन वो सेटल हो जाते हैं। उसके बाद एक एक करके हम आपको इंडेक्स पर फिर से व्यू लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ और शेयरों पर जरा राय ले लेते हैं और बाजार के दिग्गज रिलायंस पर भी राय लेना चाहेंगे। प्रदीप, आपका क्या व्यू है रिलायंस में? फिर से कल हमने थोड़ी सेलिंग गहराते हुए देखी, और ऊपरी स्तर से अगर हम देखेंगे रिकॉर्ड हाई से लगभग 130 रुपए के आसपास की 140 रुपए के आसपास की गिरावट आ चुकी है। क्या और गिरेगा रिलायंस, या फिर आपके हिसाब से बाइंग आ सकती है इसमें? देखिए, चार्ट में ऑलरेडी एक डबल टॉप फॉर्मेशन हो चुका है वीकली चार्ट में, और जिस तरीके से थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो सपोर्ट है ऑलमोस्ट 1425 1430 इससे पहले तो नहीं है। तो करेंट जोन से भी 30 to 40 पॉइंट नीचे आने का पोटेंशियल है, लेकिन बने रहना चाहिए और एक न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इतने बड़ा स्टॉक नीचे आ रहा है। मुझे लगता है कि एवरेज करना चाहिए एंड फ्रेश बाई भी करना चाहिए, अभी नहीं, थोड़ा और अगर नीचे आता है तो। ठीक है, थोड़ा और अगर नीचे आए तो आपको निश्चित तौर पर इसमें बाइंग करनी चाहिए। कोल इंडिया के शेयर पर भी जरा व्यू ले लेते हैं। अब बीसीसीएल का ये आईपीओ जो खुलने जा रहा है, और पहले काफ़ी ज़्यादा इन आईपीओज़ की उम्मीद में ही रेटिंग हुई है। देखिए, करीब 11-12 के आसपास सब्सिडरीज इनकी हैं, और सरकार की मंशा ये है कि जितने भी सब्सिडरीज हैं आप उसको लिस्ट करवाइए, और कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिखाई देगी। अब कोल इंडिया ऑलरेडी 52 वीक हाई पर जाकर ट्रेड कर रहा है, 420 रुपये के आसपास के प्राइजेस हैं। वैशाली जी, कोल इंडिया चला है लोअर लेवल से, हालांकि बहुत लंबे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो फिर पैसे नहीं बने हैं, लेकिन राय क्या होगी आपकी कोल इंडिया को लेकर? हो सकता है कि आज शेयर में हम थोड़ी बहुत बाइंग देखें। तो एक्चुअली कोल इंडिया व्यू बुलिश बन रहा है, बिकॉज एक्चुअली देखेंगे तो ये जैसे आपके कहा कि काफी समय से, आई थिंक 6-8 महीने से ये कंसोलिडेशन फेज में ही था, और अगर हम वीकली चार्ट भी देखते हैं तो ये ब्रेकआउट आ चुका है। डेली में भी हम देख रहे हैं तो एक ट्रेंड पकड़ चुका है। सो
चंद दिनों में हम लास्ट फ्यू डेज में कंसोलिडेशन यही लेवल पे हो रहा है। सो मेरे ख्याल से 415 410 का एक सपोर्ट बना के ये व्यू पॉजिटिव ही रहेगा। हर एक डिप में खरीदा जा सकता है 410 के सपोर्ट के साथ, और आगे जाके हम देख सकते हैं दैट ये टारगेट 440 450 के नेक्स्ट ट्रेडिंग टारगेट्स दिख सकते हैं। सो आई थिंक इट्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बने रहिए, या तो बाय ऑन डिप्स। ठीक है, बाय ऑन डिप्स कीजिए कोल इंडिया के शेयर में। एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरीश जुझारे हमारे साथ हैं। हरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपके पास अभी आते हैं सर, 1 मिनट का समय आप हमें दे दीजिए। एलिकॉन इंजीनियरिंग का शेयर भी आज फोकस में रहेगा क्योंकि इसके नतीजे आए हैं काफी कमजोर। कल नतीजा है बाजार बंद होने के बाद, परसों हम देख रहे थे कि शेयर काफी तेज रफ्तार से चल रहा था। अब छोटी कंपनी है, 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है और 700 रुपए का शेयर हुआ करता था, गिरते गिरते 500 रुपए के नीचे आ गया है और आज एक बड़े फॉल के साथ ही खुल सकता है एलिकॉन का। प्रदीप, आपकी राय, गिरने के बाद क्या एग्जिट ले लें इससे, क्योंकि भारी सेल ऑफ होगा क्योंकि मार्जिन भी काफी कॉम्प्रेस हुआ है और प्रॉफिट में तो लगभग एक तिहाई की गिरावट है। देखिए, जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, सपोर्ट तो 400 से पहले कोई स्ट्रांग है ही नहीं। अब मुझे लगता है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो फिर आप एक बार यहाँ पे 400 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया था, मुझे लगता है कि तो एक बार एग्जिट लेना चाहिए और एक बार निकल जाना चाहिए, क्योंकि 440 30 पे कहीं पे दूर दूर तक कोई सपोर्ट नहीं है। तो एक बार एग्जिट करना आई थिंक बेटर होगा। एक बार अवॉइड कीजिए, फ्रेश बाय तो बिल्कुल नहीं करना। एक और खबर है, ब्लू स्टार, वोल्टास जैसी कंपनियों के लिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज के लिए एक अपडेट ये है कि एयर प्यूरिफायर को मेडिकल डिवाइस नहीं मान सकते। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को ये जवाब दिया है कि एयर प्यूरिफायर्स पर जीएसटी कम नहीं हो सकता। एक अहम अपडेट है इन कंपनियों के लिए। यहाँ इस स्पेस से कुछ, वैशाली मैम आपकी तरफ से कोई राय, ब्लू स्टार, वोल्टास पर क्या राय देंगी आप? तो फिलहाल तो हम देख रहे थे दैट ये सब स्टॉक्स में स्ट्रेंथ दिख रही थी। ब्लू स्टार भी एक कंसोलिडेशन हुआ है 1700 लेवल्स पे, और फिलहाल एक क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है 1850 पे। अनलेस एंड अनटिल ये स्टॉक क्लोजिंग देता है 1850 के ऊपर, आई थिंक ये साइडवेज मूव ही रहेगा। अगर 1850 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आई थिंक ये स्टॉक जा सकता है 2050 की तरफ। सो फिलहाल यही व्यू बनेगा अनलेस एंड अनटिल क्रॉसिंग अबव 1850 रेंज बाउंड मूव। और वोल्टास की बात करें तो वोल्टास ऑलरेडी एक कंपैरेटिवली एक रेजिस्टेंस के बाहर आ चुका है। सो हायर बॉटम फॉर्मेशन, एक ट्रेंड, अच्छा सा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। सो 1450 का नियर टर्म सपोर्ट रहेगा, वो सपोर्ट को ध्यान में रखें। अगर वो सपोर्ट रिस्पेक्ट होता है और इंटैक्ट रहता है और ये स्टॉक 1520 को क्रॉस करता है तो आई थिंक पोजिशनल स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी ये 1600 1650 तक जा सकता है टू स्टार्ट विथ। ब्लू स्टार और वोल्टास को लेकर है। चलिए, लेकिन अब वक्त हो चुका है 9 के 9 रत्न जानने का, जहां पर हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स, 9 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। हमारे सहयोगी रविंद्र मौजूद है। रविंद्र, बताइए कौन से वो स्टॉक है 9 के 9 रत्न में? जी, इसमें तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। आज वोडाफोन आइडिया जो है फोकस में रह सकता है। यहाँ पर FY 2007 से लेकर 2019 के AGR ड्यूज जो है फ्रीज किए जाएंगे और मार्च 2026 से मार्च 2031 तक जो है हर साल मैक्सिमम 124 करोड़ का पेमेंट किया जाएगा और मार्च 2032 से लेकर मार्च 2035 तक हर साल जो है 1000 करोड़ का पेमेंट किया जाएगा। और बची हुई ड्यूज का जो पेमेंट है वो मार्च 2036 से मार्च 2041 तक बराबर एनुअल इंस्टॉलमेंट पे होगा। और AGR ड्यूज को रीअसेस करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक कमेटी बनाएगी। सो इन सब के चलते वोडाफोन आइडिया आज फोकस में रह सकता है। इसी के साथ साथ आज कुछ समरिन स्टॉक जैसे कि मैजगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड, इन स्टॉक्स में आज के सेशन में एक्शन देखने को मिल सकता है, जहां पर एज पर ET जर्मनी और इंडिया एक बड़ा डिफेंस डील साइन करने जा रही है और जिसका वैल्यू जो है $8 बिलियन से ज़्यादा का हो सकता है। और इस एग्रीमेंट के अंडर जर्मन सबमरीन टेक्नोलॉजीज़ को इंडिया में ट्रांसफ़र किया जाएगा और डील में मेन फोकस इंडिया में सबमरीन्स प्रोडक्शन पर होगा। और ये एग्रीमेंट इंडिया और डिफेंस के जो इंडिया और जर्मनी के जो डिफेंस टाइप्स है उसको काफ़ी स्ट्रेंथ करेंगे। तो जिसके चलते मैजगांव और कोचिन शिपयार्ड दोनों स्टॉक जो है काफ़ी फोकस में रह सकते हैं। इंडसइंड बैंक भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर
इस पर रिपोर्ट जो है इंडसइंड बैंक अपने बोर्ड का एक्सपेंशन करने जा रही है, जिसमें 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव को बोर्ड में एलिवेट किया जा सकता है। और एज पर ईटी जो है ये स्टेप ब्रॉडर गवर्नेंस ओवरहॉल को इशू है उसको सॉल्व करने के लिए है। सो जिसके चलते ही इंडसइंड बैंक भी आज फोकस में रह सकता है। ऑर्डर विन के चलते पावर मैक एक्शन में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी को जो है बैटरी स्टोरेज ऑर्डर मिला है 3126 करोड़ का, जिसमें इंक्लूड है ग्रीन शू ऑप्शन। और ये कंपनी को ऑर्डर जो है वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से मिला है। आईएक्स भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर मार्केट कपलिंग केस को लेकर आज सुबह 10:30 बजे हियरिंग है, जिसके चलते आईएक्स में आज फिर से एक्शन देखने को मिल सकता है। Q3 FY26 नंबर के चलते एलेकन इंजीनियरिंग आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी ने कल आफ्टर मार्केट आज अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए थे। और इस क्वार्टर में कंपनी का जो पैट है उसमें वो 33% की यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 72 करोड़ पर। वहीं अगर बात करें मार्जिन्स की, तो मार्जिन्स में भी काफ़ी यहाँ पे प्रेशर देखने को मिला है। कंपनी का जो मार्जिन है 19.8% पर देखने को मिला है Q3 FY26 में। सो वीक सेट ऑफ नंबर के चलते ये स्टॉक भी फोकस में रह सकता है। ऑर्डर विन के चलते एस्ट्रा माइक्रो आज फिर से फोकस में रह सकता है, जहाँ पर एस्ट्रा माइक्रो के जो जॉइंट वेंचर एस्ट्रा राफेल कॉस्मेसिस को इंडियन एयरफोर्स से 275 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिला है। और ये एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म्स में सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और इंस्टॉलेशन के लिए है। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक भी फोकस में रह सकता है ऑर्डर विन के चलते, जहाँ पर कंपनी अपनी जॉइंट वेंचर भारत कोल गैसिफिकेशन और केमिकल लिमिटेड से अप्रॉक्सीमेटली 5400 करोड़ का डोमेस्टिक ऑर्डर कंपनी ने सिक्योर किया है। ये ऑर्डर जो है ओडिशा में कोल गैसिफिकेशन और रॉस इंजिन्स क्लीनिंग प्लांट के लिए। सो जिसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। और प्री मार्केट में स्टॉक्स में जो है 2.5% से के आसपास की जो है यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। आखिर बात करेंगे यहाँ पर ब्रोकरेज नोट के चलते इटर्नल फोकस में रह सकता है, जहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने जो अपनी रिपोर्ट निकाली यहाँ पर और मेंटेन रखा है बाय रेटिंग। और टारगेट प्राइस जो है 375 का रखा है, जो कि जिसमें जो 33% का यहाँ पे अपसाइड है एज कम्पेयर टू लास्ट क्लोजिंग प्राइस। और उनका कहना है कि रिसेंट जो स्टॉक करेक्शन है क्विक कॉमर्स ग्रोथ स्लो डाउन और राइजिंग कॉम्पिटिशन के कंसर्न के वजह से जो है स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला। सो इस ब्रोकरेज रिपोर्ट के चलते इटर्नल भी जो आज फोकस में रह सकता है। पूरी लिस्ट लेकर रखने के लिए और एक एक करके इन पर राय भी हम आपको अपने मेहमानों से दिलवाएंगे। इस बीच हमारे साथ हरीश जुजारे जी भी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग हरीश जी। सर शुरुआत आपके ट्रेडिंग कॉल से कर लेते हैं। बताइए क्या कौन से वो 2 स्टॉक्स है जो आज आप लेकर आए हैं? वेरी गुड मॉर्निंग विश्वमान जी। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मार्केट लगातार 3-4 दिनों से एक बिग रैली देखने मिल रहा है। कल हमने जो शुरुआत देखी थी हफ्ते की, वहाँ पे टेक्निकल करेक्शन था, लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं एक ट्रिगर था, जहाँ पे न्यूज़ की फ्लोस की वजह से हमने अच्छी खासी बिग रैली देखने मिल रही थी। जो सपोर्ट्स थे, इमीडिएट सपोर्ट्स 25,900 के आसपास, तो क्लियरली ब्रेक कर चुका है। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी में और थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है। जो भी है सपोर्ट्स की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में सपोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट 25,750 के आसपास। और मुझे लग रहा है कि ओवरऑल कल के ट्रेडिंग सेशन के चलते थोड़ा बहुत पीसीआर लो हो चुका है, तो हो सकता है कि थोड़ा पुल बैक रैली देखने मिल सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। इसके चलते रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं ऑलमोस्ट 26,000 के आसपास अभी फिलहाल के लिए। 2 स्टॉक्स है मेरे रडार पे आज के लिए। पहला स्टॉक रहेगा HDFC बैंक। अगर HDFC बैंक की स्ट्रक्चर देखते हैं तो लगातार हमने कुछ दिनों से बिग रैली देखने मिल रही थी, लेकिन सपोर्ट्स के आसपास आके रिवर्सल होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ से बुल बैक रैली देखने मिल सकता है HDFC बैंक में। जो करंट लेवल्स पे बाय करने की राय रहेगी HDFC बैंक को, टारगेट बनेंगे 960 और 975 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 928 का HDFC बैंक। दूसरा स्टॉक रहेगा रैमको सीमेंट। रैमको सीमेंट में देखा तो कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ब्रेकआउट दिया था कल के ट्रेडिंग सेशन में, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम बढ़ सकती है आगे जाके, तो रैमको सीमेंट भी एक अच्छा खरीदने का मौका बन सकता है। टारगेट्स बनेंगे 1120 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1045। आपकी तरफ से आ गई है, लेवल्स भी आपके स्क्रीन पर मौजूद है, इस पर भी नजर रखिएगा। एक स्टॉक जिस पर राय प्रदीप जी की ले लेते हैं, जियो फाइनेंशियल्स पे। कल ये 200 DMA 295 के नीचे बंद हुआ है। क्या यहाँ पर और वीकनेस फर्दर गिरावट आपको दिख रही है क्या? प्रदीप जी क्या राय है? देखिए, चार्ट में अभी भी एक कंटिन्यूअसली वीकनेस है, और मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक आपको 280 275 तक दिखा सकता है, लेकिन ऐसा ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है फॉर इन्वेस्टर्स के लिए। मुझे लगता है कि अगर किसी का व्यू 4-6 महीना है, बिल्कुल बने रहिए, और अगर यहाँ से 10 to 15 रुपीज़ नीचे आता है, वो आपके लिए और एक बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। तो बिल्कुल बने रहिए स्टॉक के साथ। 15 रुपीज़ यानी 280 के आसपास आपके लिए बढ़िया बाइंग का लेवल होगा, ये राय यहाँ पर प्रदीप जी की है। तो यहाँ पे करंट लेवल पे खरीदारी नहीं करनी है। एक और स्टॉक जिसका स्ट्रक्चर कमजोर लग रहा है वो है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का, और ये भी
कल के सत्र में निगेटिव ब्रेकडाउन यहाँ पे दिखा था और 200 EMA के नीचे भी फिसला था। यहाँ पर हरीश जी आपकी राय क्या है? विश्वनाथ जी, अगर देखा जाए तो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है कुछ दिनों से। स्टॉक चार्ट पे देखा जाए तो एक ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। तो ऊपर की ओर पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस। हमने देखा है कि बार बार 2050-2100 के आसपास से स्टॉक रिवर्सल होते हुए नजर आ रहा है, और नीचे की ओर देखा है अभी सपोर्ट्स 1850 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स बने हुए हैं। मुझे लग रहा है कि उसी रेंज में दायरे में ट्रेड कर सकता है। अभी भी थोड़ा डिप आ सकता है फिलहाल के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये डिप्स को अक्यूमुलेट कर के लिए यूज किया जा सकता है, और डिप्स में बाय करने की राय रहेगी। तो वेट कीजिए थोड़ा डिप्स के लिए, जहाँ पे 1850 1845 का लेवल अगर मिलता है तो मुझे लग रहा है कि अच्छा लेवल बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड में अभी भी। ठीक है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को लेकर ये व्यू हो गया। बाजार की अगर हम बात करें तो प्री ओपन के लेवल जो सेटल हुए हैं, निफ्टी के 37 अंक नीचे सेटल हुए हैं। गिफ्ट निफ्टी संकेत मिल रहे थे पॉजिटिव ओपनिंग के, लेकिन वैसा नहीं होगा। हो सकता है कि नीचे खुलने के बाद बाजार रिवर्सल दे। निफ्टी बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक में करीब करीब 125 अंकों की गिरावट पर शुरुआत होगी, लेकिन 2 शेयर उस पर नजर रखिएगा। और एक बार जरा फिर से व्यू ले लेते हैं वोडाफोन आइडिया को लेकर और इंडस टावर को लेकर। अब दोनों शेयर मजबूत खोल रहे हैं, 5 से 6% ऊपर खुलने के संकेत मिल रहे हैं प्री ओपन में जो लेवल फ्रीज हुए हैं, क्योंकि डीओटी की तरफ से एजीआर ड्यूज का जो पेमेंट प्लान आया है वोडाफोन आइडिया को लेकर, उसके चलते उत्साह बना है। और 12 रुपये 20 पैसे ये लेवल हम देख चुके हैं रिसेंटली, वहीं से तो शेयर थोड़ा नीचे आया था ये। और इंडस टावर में करीब 5% के आसपास का उछाल होगा। प्रदीप, आपसे व्यू लेना चाहेंगे। अब ये गैप के साथ खोल रहे हैं, यही असमंजस की स्थिति है। क्या गैप के बाद भी कहीं खरीदारी करनी है? मैं तो जाना पसंद करूंगा इंडस टावर के साथ ही, और मुझे लगता है कि 450 को होल्ड करना चाहिए। एंड ओपनिंग के बाद अगर आधा घंटा भी 450 को होल्ड कर पाता है, अगेन स्टॉक 485 एंड 500 जाने के लिए रेडी हो सकता है। और हमने देखा बहुत ही अच्छा, आज से 2-3 महीना पहले ही सपोर्ट लिया था 340 के अराउंड, और वहां से धीमे धीमे करके 400 क्रॉस किया। उसके बाद 450 के आसपास अभी इंडस टावर का ट्रेडिंग जो है प्राइस चल रहा है। लेकिन वोडाफोन आइडिया बहुत वॉलेटाइल रहता है। अब गैप अप तो हो रहा है। मुझे लगता है कि 12.50 इसके ऊपर क्लोजिंग होने पे आपको 13 to 14 के आसपास का एक मोमेंटम वोडाफोन आइडिया में भी मिल सकता है, लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस मेरे तरफ से इंडस टावर के साथ ही रहेगा। ठीक है, इंडस टावर प्रेफर कर रहे हैं प्रदीप, तो इस पर आप नजर रख के चलिएगा। वोडाफोन आइडिया 6% ऊपर 12 रुपये 20 पैसे के लेवल पर खुलेगा। कुछ और शेयर हैं जो आप अपने ना रडार पर रख के चलिए, और शायद हो सकता है कि बाजार के मोमेंटम को आज ये कमजोर करने का काम फिर से करें। मतलब 4 दिन से तो गिर रहे हैं, आज उम्मीद थी कि थोड़ा सा ऊपर खुलेंगे, लेकिन नेगेटिव शुरुआत होने जा रही है। और उसके पीछे की वजह यह है कि रिलायंस, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, ये तीनों के तीनों शेयर कमजोर शुरुआत के लिए तैयार हैं। बीएचईएल पर भी नजर निश्चित तौर पर रहेगी, क्योंकि बीएचईएल कल बहुत ज्यादा टूटा, 10% से ज्यादा टूट गया। कि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर चीन की कंपनीज की एंट्री होती है 5 साल के बाद, तो निश्चित तौर पर उनके पास बेहतर इंफ्रा है, बेहतर मशीनरी है, फिर भारतीय कंपनीज के लिए थोड़ी दिक्कत तो होगी ही। एक खबर आई है कि 5000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं ज्वाइंट वेंचर से। अब देखा जाए तो ये खबर भी पॉजिटिव है, लेकिन कल वाली जो खबर है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से थोड़े नेगेटिव है। तो अब ये 2-2.5% के ऊपर खुलने जा रहा है बीएचईएल का शेयर। देखते हैं कि कितना सस्टेन कर पाता है, इस पर नजर रहने वाली है। 280 रुपीज के आसपास, 300 रुपए से कल हमने देखा कि शार्प फॉल आया बीएचईएल के शेयर में। चलिए ओपनिंग की तरफ बढ़ेंगे। निफ्टी हल्की गिरावट के साथ खुल रहा है, 0.14% नीचे। निफ्टी बैंक की बात करें तो 0.22% नीचे, लगभग 125 अंकों के आसपास की गिरावट हो सकती है शुरुआत में। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो भी जो प्री ओपन से दिख रहे हैं वो थोड़ी सी कमजोरी के ही दिखाई दे रहे हैं। सेंसेक्स में भी गिरावट आएगी। शुरुआत बस होने वाली है। वोडाफोन आइडिया प्री ओपन में कितना ऊपर है, तो करीब करीब 7% ऊपर है। चलिए बाजार खुल गए हैं और पहला जो टिका है वो ग्रीन टेरिटरी में आया है निफ्टी का, और हरे लाल निशान में फिलहाल आपको जूझता हुआ नजर आएगा। निफ्टी बैंक भी हरे निशान में है। तीनों के तीनों इंडेक्स आपको हरे निशान में फिलहाल दिखाई देंगे। निफ्टी है 20 अंकों पर, निफ्टी बैंक है 30 अंकों पर। सेंसेक्स की बात करें तो 50 अंकों की तेजी हम देख रहे हैं। तो बाद में जो बड़े मूवर से पहले जरा उनकी बातचीत कर लेते हैं। वोडाफोन आइडिया करीब करीब 7% ऊपर आपको ये शेयर नजर आएगा। इंडस टावर में 4% की तेजी। बीएचईएल ऑर्डर के दम पर खुला है करीब 2.5% ऊपर। आईएक्स में मार्केट कपलिंग को लेकर सीआरसी की जो रूलिंग थी, अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला आएगा, तो आईएक्स में तेजी हम थोड़ी देख रहे हैं 1% के आसपास की। ऑयल इंडिया 2.5% ऊपर, पेट्रोनेट 2.5% ऊपर। ये कुछ हैं बड़े मूवर्स बाजार के। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो ओएनजीसी में 1.5% के आसपास का उछाल हम देख रहे हैं, क्योंकि क्रूड ऊपर आया है। ब्रेंट क्रूड में 3% का उछाल आया है, तो जो एक्सप्लोरेशन का काम करती हैं कंपनीज हैं उनके लिए ये फायदे की चीज होती है।
पावर ग्रिड काफी गिरावट का शिकार हुआ था। आज एक पॉजिटिव न्यूज आई है, पावर ग्रिड में हम 1 से 1.5% के आसपास की तेजी देख रहे हैं। बीएल के लिए भी ऑर्डर की खबर है, बीएल निफ्टी का टॉप गेनर, करीब 1.25% के आसपास की गेन से। और आईटी शेयरों में थोड़ा बाइंग मोमेंटम लौटा है, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ये सारे के सारे शेयर सपोर्ट करने काम करें। एलएनटी भी कल 3% टूटा था, एलएनटी का शेयर भी आपको हरे निशान में दिखाई देगा। तो कुछ बड़े शेयरों का सपोर्ट है और निफ्टी है हरे निशान में, लेकिन निफ्टी बैंक है लाल निशान में। और लाल निशान में होने की वजह यह है कि आप देखेंगे कि आज जो है आईसीआईसीआई बैंक का शेयर आपको नरम दिखाई देगा और एचडीएफसी बैंक में भी लोअर लेवल से कोई रिकवरी आ नहीं रही है। आईसीआईसीआई बैंक थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो रहा है, 3-4 सत्र से चढ़ा था और 1425 रुपए के नीचे आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो यही वजह है कि निफ्टी बैंक आपको नीचे दिखाई देगा। इसके अलावा कौन से शेयर कमजोर है? अडानी पोर्ट कल थोड़ा सा ऊपर आ रहा था, अडानी पोर्ट हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, अल्ट्राटेक, ये कुछ शेयर से जहां आधे % की गिरावट है। श्रीराम फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल, अडानी एंटरप्राइजेज और ट्रेंट, यहां पर नरमी है। ट्रेंट के शेयर में जो गिरावट है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। आज फिर से हम देख रहे हैं कि नरम ही शुरुआत हुई है। निफ्टी की तेजी थोड़ी सी बड़ी है, 35 अंकों पर आपको निफ्टी नजर आएगा, 25,900 के ऊपर निकलने की कोशिश करता हुआ। और वायदा की गेनर्स वही हैं, वोडाफोन में 6% की तेजी, इंडस टावर में करीब 4% की तेजी। तो गैप के साथ खुले और उस गैप को अभी तक तो मेंटेन करने की कोशिश आप यहां पर होते हुए देखेंगे। लेकिन बीएचईएल पर नजर रखिएगा, बीएचईएल खुला तो मजबूत, लेकिन ये शेयर ऊपर खुलने के बाद अपने गेंस को धीरे धीरे सरेंडर करता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि हमने कहा था कि इस पर आप ना बारीकी से नजर रखिएगा। अब जो 2.5% के गेंस थे, करीब 1% के ही गेंस रह गए हैं। 275 रुपीज के आसपास के प्राइसेस आप बीएचईएल में देखेंगे। निफ्टी करीब 50 अंकों पर है, निफ्टी बैंक भी हरे निशान में है। एक बार काम करते हैं कि आज जो बड़े मूवर्स हैं एनएसई 500 के, जरा उस पर नजर डाल लेते हैं कि कहां पर आज अच्छी शुरुआत हुई है। पहले तेजी वाले शेयरों की ही बात करेंगे ऑफकोर्स, और सुपरजीत इंजीनियरिंग 8% ऊपर, वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर ये तो ऊपर हैं ही। पेट्रोनेट में करीब 3% की तेजी। जो डिफेंस वाले शेयर हैं, बीएल हो गया, गार्डन रीच हो गया, मजगांव डॉक हो गया, यहां पर हम तेजी देख रहे हैं। कल बड़ी पिटाई हुई थी हिंदुस्तान जिंक के शेयर की, आज थोड़ी सी देख रहे हैं कि बाइंग लोअर लेवल से आ रही है, करीब 2% आपको ये शेयर ऊपर दिखाई देगा। नाल्को पिटा था, नाल्को में थोड़ी सी बाउंस। तो ये जो मेटल वाले शेयर जो पिटाई का शिकार हुए थे, हल्की लोअर लेवल से स्ट्रेंथ आ रही है, 1 से 1.5% ऊपर आपको नजर आएंगे। और जो कैपिटल गुड्स वाले जो शेयर पिटे, वहां पर भी थोड़ी सी आपको बाइंग नजर आएगी। सीमेंस का शेयर करीब 0.25% ऊपर आपको दिखाई देगा और बीएचईएल में भी 2% के आसपास की तेजी है। जेके टायर अपने अप मूव को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है, 1.5% के आसपास की तेजी इसमें आपको नजर आएगी। तो कैपिटल गुड्स में बाइंग थोड़ी आ रही है। कल बहुत पीटे, आज हल्की फुल्की बाइंग, एबीबी, कमिंस, सीमेंस, एलएनटी वगैरह शेयर आपको ऊपर दिखाई देंगे। कहां पर गिरावट है? गिरावट की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि बालाजी एमाइंस कल 13-14% चढ़ा शेयर, आज 3% के प्रॉफिट टेकिंग है। ट्राइडेंट कल चल रहा था 2.5% नीचे, ट्राइडेंट आपको दिखाई देगा। इंडिया सीमेंट में कल तेजी थी, इंडिया सीमेंट भी करीब 2.5% नरम आपको नजर आएगा। तो जो शेयर कल चले आज थोड़े से नीचे आ रहे हैं। अल्काइल एमाइंस में भी 1.5% के आसपास की नरमी है। हालांकि हिटाची एनर्जी कल टूटा था और आज फिर से हम देख रहे हैं कि गिरावट इसमें करीब 1.5% के आसपास की। इसके अलावा थर्मैक्स में नरमी है, जेके सीमेंट कमजोर हो रहा है। तो सीमेंट काउंटर्स में थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि गिरावट आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। एक बार जरा इंडेक्स चेक कर लेते हैं, क्योंकि निफ्टी के जो गेंस है लगभग 55 अंकों के आसपास की हो गए हैं। तो सपोर्ट कहां से मिल रहा है? सपोर्ट सबसे ज्यादा मिल रहा है ऑयल एंड गैस शेयरों से। इसके अलावा सरकारी बैंक वाले शेयर थोड़े से चलने की कोशिश कर रहे हैं। आईटी में हम बाइंग देख रहे हैं हल्की सी, और इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप में भी हम देख रहे हैं कि आज आधे % के गेंस पर शुरुआत हुई है मिड कैप और स्मॉल कैप की। और निफ्टी बैंक भी संभलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जहां पर पेन है रियल एस्टेट, फार्मा, ये कुछ सेक्टर से जहां पर आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत आज बिकवाली का माहौल है। अदरवाइज बाजार 4 सत्र की गिरावट के बाद रिकवरी की कोशिश अटेम्प्ट कर तो रहा है शुरुआती मिनटों में, और निफ्टी आ गया है 60 अंकों पर, डे हाई पर 25,930 के आसपास के लेवल आप देखेंगे। बीएल है निफ्टी का टॉप गेनर 2% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक है टॉप लूजर 1% से भी थोड़ी सी कम की गिरावट इसमें है। अब सीधे चलेंगे अपने एक्सपर्ट्स के पास और उनसे जानते हैं आपके लिए ओपनिंग ट्रेड। तो चलिए, मार्केट्स की हो गई है शुरुआत और हमारे एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करते हैं कहां पर है उनकी नज़र मार्केट खुलने के बाद। हमारे साथ हरीश और साथ ही साथ प्रदीप जुड़े हुए हैं। और हरीश, क्यों ना आप शुरुआत करें, बताइए मार्केट के बाद कौन से काउंटर्स हैं आपके रेडार पे?
बिल्कुल, अगर देखा जाए, देखिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एशियन पेंट्स एक अच्छा स्टॉक रहेगा, जिस तरीके से कंसोलिडेशन से बाहर निकलते हुए नजर आ रहा है। एशियन पेंट्स में एक बाय का रिकमेंडेशन रहेगा करंट लेवल से भी। और ऊपर की ओर लग रहा है कि स्टॉक प्राइस जो है 2950 तक जा सकता है, तो करंट लेवल से बाय करने की राय रहेगी एशियन पेंट्स में। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2780 का, और ऊपर की ओर टारगेट्स बनेंगे 2950 का एशियन पेंट्स के लिए आज के लिए। ऑलराइट, तो चलिए एशियन पेंट्स यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। देखिए आज ऐसे बाजार में भी स्टॉक में लगभग 1.5% की तेजी है। यहाँ पर खरीदारी की राय हरीश की तरफ से। पर प्रदीप, आपकी नज़र कहाँ पर है? हाय, गुड मॉर्निंग। MTR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाय करना चाहिए। यहाँ पे एक मोमेंटम अभी भी आना बाकी है। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। और जिस तरीके से तेजी चल रहा है, इसमें पहला टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 2655 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 2720। और एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस हमें 2540 के आसपास मेंटेन करने का सलाह रहेगा। और इनफैक्ट 2720 के ऊपर अगर सस्टेन करता है स्टॉक, मुझे लगता है कि उसके बाद आपको 2800 तक भी जाने के लिए हाई पोटेंशियल है इसमें। जिस तरीके के वॉल्यूम आ रहा है, मुझे लगता है कि करंट जोन से बाय करना चाहिए। 4-5 दिन का व्यू लेके चलिए। ऑलराइट, तो एमटार टेक 4 से 5 दिन का यहाँ पर आप व्यू लेके चलिए। वॉल्यूम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, 4% की तेज़ी ऑलरेडी ये काउंटर दिखा रहा है। बट जी हाँ, आज का स्टार परफॉर्मर बन चुका है वोडाफोन आइडिया, क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव खबर आई है, कुछ सालों के लिए जो है उनके एजीआर अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं। एक रकम उनको बोला है कि उनको सालाना आधार पर जो है वो चुकानी पड़ेगी, और उसके लिए देखिए 8% का उछाल यहाँ पे। हालांकि इंडस टावर में भी लगभग 5-5.5% की तेज़ी हुई थी, बट अब वो थोड़ा सा गिरावट का शिकार हो रहा है। फिलहाल जो है लगभग 3.5 अंकों की ही तेज़ी है। ये काउंटर्स में तो जोश है ही, बट आज देखिए BHEL, BEL जैसे काउंटर्स जिनमें ऑर्डर इनफ्लो की बहुत अच्छी खबरें थी, यहाँ पर एक्शन है। और जिस तरीके से क्रूड में उछाल आया है, ONGC भी उसके लिए रिएक्ट ज़रूर कर रहा है। पर BEL पर एक बार हरीश, आपका व्यू, क्योंकि लगातार हम उस काउंटर की चर्चा भी कर रहे हैं, और कल तो एक नए ऑर्डर इनफ्लो की भी खबर आई है। स्टॉक 425 के आसपास तो ऑलरेडी है। कल हमारे एक एक्सपर्ट ने 425 के टारगेट्स दिए थे, बट यहाँ से कैसे लग रही है आपको चाल? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो देखिए पूरा डिफेंस पैक में अगर प्रीफर पिक है हमारा तो BEL ही रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने नीचे लेवल से रिकवरी देखने मिल रहा है, हर डिप में हमने देखा हुआ है कि स्टॉक प्राइस वॉल्यूम के साथ रिकवरी देखने मिलता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी अभी भी पोटेंशियल है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर बात करते हैं तो 430 के आसपास एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है इस लेवल्स पे आसपास। लेकिन अगर 430 का लेवल अगर क्रॉस कर जाता है, मुझे लग रहा है कि एक अच्छे रैली देखने मिल सकती है वापस BEL में, जो ऊपर केवल 450 से 470 लेवल तक भी जाने की ज्यादा क्षमता रखता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी के साथ चलना चाहिए। आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है स्टॉक, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट करे, पर डिप मिलता है तो बिल्कुल बाय करने की राय रहेगी BEL में। मिलता है तो यहाँ पर बाई करने की सलाह है। एक स्टॉक है जहाँ पे शुरुआती कारोबार में ही शॉर्ट्स बनते दिख रहे हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज 1.5% नीचे है डेरिवेटिव में, करीब 270 के नीचे ट्रेड कर रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज में। यहाँ पर प्रदीप जी क्या राय है? देखिए, जिनके पास पोजीशन है, मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए एज ए इन्वेस्टर्स। लेकिन शॉर्ट टर्म में इसका ट्रेंड जो है खराब हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये शॉर्ट सेलिंग थोड़ा और कंटिन्यू होगा। 2130 एंड 2000 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। यहाँ पे क्लियर कट शॉर्ट भी हम करके जा सकते हैं विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 2090 विथ ए टारगेट ऑफ 2000। ओके, तो ये रहा गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेकर। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो आप यहाँ पे बने रह सकते हैं। चलिए बजाज होल्डिंग्स को लेकर एक राय ले लेते हैं, क्योंकि आज यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में काफ़ी बढ़ोतरी शुरुआती कारोबार में दिख रही है। हरीश जी क्या राय है बजाज होल्डिंग्स को लेकर? देखिए, हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा वॉल्यूम देखने नजर आ रहा था बजाज होल्डिंग्स में। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक प्राइस जो है एक शॉर्ट टर्म में एक सब बेस बन चुका है, ऑलमोस्ट 10,800 के आसपास। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक थोड़ा सा रिकवरी देखने मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक पुल बैक जो है 12,500 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास है। तो शॉर्ट टर्म के नजरिए से मुझे लग रहा है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है स्टॉक में। तो करंट लेवल्स पे भी बाई किया जा सकता है। अभी भी रिस्क बहुत बहुत फेवरेबल है, जहाँ पे 10,850 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ऊपर के और टारगेट्स बनेंगे, पहले का टारगेट 12,000 का, उसके ऊपर निकलता है तो 12,350 का। तो ये दो स्टॉक लेवल्स के लिए मुझे लग रहा है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है बजाज होल्डिंग में।
ओके, तो ये बजाज होल्डिंग्स को लेकर आए हैं। स्विगी में आज फिर से ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है और शुरुआत भी कमज़ोरी के साथ हुई है, हालांकि ऑलरेडी ये काफ़ी कमज़ोर हुआ है। प्रदीप जी, और वीकनेस के संकेत दिख रहे हैं क्या स्विगी में? देखिए, ओवरऑल काउंटर तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन लास्ट वीक भी हमने डिस्कशन किया था, बताया था कि ये स्टॉक एक बार 340 345 तक आ सकता है। 350 आ ही गया है, अभी भी सपोर्ट नहीं है। मुझे लगता है कि सपोर्ट अगर ढूंढना है तो एटलीस्ट 325 330 तक तो ये मिनिमम आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लास्ट 1-2 हफ्ते से ट्रेंड खराब हुआ है, वेट करना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो बने रहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी भी हाथ लगाना नहीं चाहिए। जिस तरीके से ये 375 370 को ब्रेक किया है, जब तक फिर से 370 के ऊपर सस्टेन नहीं होगा ना, मोमेंटम नहीं पकड़ेगा। सो फिलहाल अभी तो अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा। ठीक है, ये राय होगी स्विगी को लेकर। लेकिन देखिए, बाजार में फिर से जो बेयर्स का शिकंजा है ना, वो कसता हुआ दिख रहा है। और आज उसकी वजह यह है कि आईसीसी बैंक में जो लगातार 5 सत्र की तेजी चल रही थी, उस पर लग गया है ब्रेक। 1% की मुनाफा वसूली आज हम आईसीसी बैंक के शेयर में देख रहे हैं, और एचडीएफसी बैंक से भी सपोर्ट निकल के आ नहीं रहा है। और एचडीएफसी बैंक आप देखेंगे कि लगातार 5वें सत्र में आज आपको नीचे नजर आएगा। भाव 940 रुपए के आसपास के हो गए एचडीएफसी बैंक के। 942 रुपए आज का लो है और लो के आसपास है। तो 0.5% की गिरावट एचडीएफसी बैंक की और 1% की गिरावट आईसीसी बैंक की। और इसके चलते ही निफ्टी ने भी अपने गेंस को सरेंडर किए हैं, क्योंकि सिर्फ निफ्टी बैंक है नहीं, तो निफ्टी के भी पार्ट हैं ही। अब निफ्टी बैंक करीब करीब 125 अंक नीचे आपको नजर आएगा। और आप ये भी देखिए, जो एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो हो वो लगातार पुअर होता जा रहा है। 700 शेयर अगर तेजी वाले हैं तो 1700 शेयर गिरावट वाले आज के सत्र में आपको दिखाई देंगे। तो वैसे अगर आप देखेंगे, अभी आप स्क्रीन देखेंगे तो लगातार 5वें सत्र में बाजार में हम देख रहे हैं कि माहौल थोड़ा सा खराब होता हुआ नजर आ रहा है। डिफेंस में थोड़ी बहुत बाइंग है, ऑयल एंड गैस में थोड़ी बहुत बाइंग है। बीएलए करीब 1% ऊपर आपको नजर आएगा। इसके अलावा गार्डन रीच जैसे शेयर भी कुछ चल रहे हैं। अगर आप बीएचईएल को भी अगर उसमें जोड़ लें तो बीएचईएल वैसे तो देखा जाए कैपिटल गुड्स वाली कंपनी है, लेकिन 1-1.5% के आसपास की तेजी है। लेकिन निफ्टी डिफेंस इंडेक्स के जो 18 टोटल स्टॉक्स हैं, उसमें आप देखेंगे तो एमटार टेक का जो शेयर है वो करीब 4-4.5% ऊपर आपको नजर आएगा। तो डिफेंस में थोड़ी बहुत बाइंग है ऑर्डर के दम पर। लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे तो बाजार का जो मोमेंटम है वो फिर से वीक होता हुआ नजर निश्चित तौर पर आ रहा है। एक राय ले लेते हैं जरा आईसीसी बैंक के शेयर को लेकर, क्योंकि बाजार में आज चूंकि वेटेज इसका ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे करीब करीब 10-11% के आसपास का वेटेज है निफ्टी में आईसीसी बैंक का, तो इसके चलते फॉल आज आ रहा है। राय आपकी इसको लेकर प्रदीप जी क्या होगी? अभिषेक सर, इससे ज्यादा नीचे नहीं आएगा आईसीआईसीआई बैंक। मुझे लगता है कि अगर हम ट्रेंड को देखेंगे 2022 से लगातार आज तक कभी भी आईसीआईसीआई बैंक ने अपने वीकली जो मूविंग एवरेज प्राइस है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। रिसेंटली ऑलमोस्ट 1350 के आसपास एक सपोर्ट था, वहां पे सपोर्ट लिया, फिर से बाउंस बैक हमने देखा। अभी आज थोड़ा नीचे है, हो सकता है कि आपको 1405 1400 के आसपास भी आपको देखने को मिले। मतलब वो सिचुएशन में एक बार आपको 1390 तक भी मिल सकता है, बट आई डोंट थिंक इसके नीचे आईसीआईसीआई बैंक भी आप हमको मिलेंगे, ऐसा मैं नहीं देख पा रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। फिर से आपको आईसीआईसीआई बैंक 1470 एंड ऑल टाइम हाई पे आपको आते हुए बिल्कुल दिखाई देंगे। तो बिल्कुल जिनके पास है आप बने रहिए, एंड थोड़ा नीचे आ रहा है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है आईसीसी बैंक। निफ्टी बैंक में देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक के बाद सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है। और निफ्टी की बात करें तो उसमें करीब 5% के 6% के आसपास का वेटेज होना चाहिए आईसीसी बैंक का। इस पर आप नज़र बना के चलिएगा। प्रदीप को लगता नहीं कि यहाँ से ज़्यादा फॉल आएगा। लेकिन निफ्टी आप देखिए करीब 30 अंक नीचे आपको नजर आएगा। और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है बढ़ के हो गई है करीब करीब 200 अंकों के आसपास की, तो वहां पर फॉल आ रहा है। हालांकि सरकारी बैंक, अब सरकारी बैंकों में अगर हम एसबीआई को छोड़ दें तो कोई ज़्यादा वेटेज है नहीं, इसके चलते आप ना निफ्टी बैंक को लाल निशान में देखेंगे। अदरवाइज अभी भी आप देखेंगे जो पिक्चर है ना शेयरों की संख्या के लिहाज से, वो तेजी वाले शेयर आपको ज़्यादा नजर आएंगे। एसबीआई बिल्कुल 1000 रुपये पर खड़ा है शेयर, करीब 0.5% के आसपास की गेंस एसबीआई में है। और पीएनबी बीओबी में हम देख रहे हैं कि करीब करीब 0.25% के आसपास की तेजी पर आज के सत्र में आपको कारोबार होता हुआ नजर आएगा। कल के सत्र में हम देख रहे थे कि शॉर्ट कवरिंग आ रही थी इटर्नल के शेयर में, और थोड़ा सा और इटर्नल आज चल रहा है। और 2% के गेंस के साथ ये है निफ्टी का टॉप गेनर वीक मार्केट में। कल वीक मार्केट में भी इसने अपने आप को सस्टेन किया। आज
थोड़ी वॉलिटिलिटी और वीकनेस के बीच में देख रहे हैं कि अपनी तेजी को कंसोलिडेट कर रहा है। करीब 2-2.5% के आसपास की गेन से इंटरनल में 290 रुपीज़ के प्राइस हमने देखा था कि 275 रुपये के आसपास तक की गिरते गिरते आ गया था इंटरनल का शेयर। राय क्या होगी हरीश जी आपकी इंटरनल को लेकर? एक बार जरा इस पर फिर से आपके विचार जानना चाहेंगे। क्या इंटरनल में किसी को यहां से ज्यादा नहीं तो 5% के लिए अगर ट्रेड लेना हो इस पूरी सीरीज के लिए, क्या एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है इसमें? अभिषेक जी बिल्कुल सही बताया, क्योंकि जिस तरीके से हमें रिसेंट करेक्शन देखने मिला था, स्टॉक प्राइस गिरते हुए ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है, वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम बढ़ रहा है। लास्ट 3 दिनों का वॉल्यूम स्ट्रक्चर देखते हैं तो बिल्कुल बढ़ता नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है बाइंग के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए जो रिसेंट लोस का 275 का, और ऊपर के वो टारगेट्स मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 300 से लेके 3010 तक देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि चार्ट पे सेटअप अच्छा है शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के नजरिए से बिल्कुल बाइंग किया जा सकता है इटर्नल में। इटर्नल यहाँ पर जो है एक अच्छी तेज़ी, और देखिए आज कुछ ब्रोकरेजेस का ये भी मानना था कि निचले स्तरों पे और जो हाल फिलहाल स्टॉक की करेक्शन आई है वो अच्छा मौका है कि आप जो है यहाँ पर फ्रेश ट्रेड लें। बट इस बीच देखिए थोड़ी सी गिरावट तो है ही, पर निफ्टी 50 अभी भी सपाट है। हालांकि हम 25,900 के नीचे ही हैं, बट ऊपरी स्तरों से गिरावट हावी हुई है। देखते हैं कि आगे किस तरीके की चाल रहती है। बट आज जितने भी ऑयल एंड गैस जुड़े काउंटर्स हैं उनमें बहुत अच्छा एक्शन है। ONGC हमने मार्क किया था। अब बात करते हैं ऑयल इंडिया की, यहाँ पर 2% की तेजी है, और पेट्रोनेट LNG ये भी लगभग 3% ऊपर है और FNO का टॉप गेनर भी बन चुका है। प्रदीप, एक बार आपकी राय पेट्रोनेट पर, कैसे देख रहे हैं आप इसे, इसकी आगे की चाल? टाइम में ऑलरेडी ना करेक्शंस हो चुका है, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। इनफैक्ट एक सपोर्ट से ही बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। लास्ट अगर हम देखेंगे लगातार एक हायर हाई फॉर्मेशन ही यहाँ पे था, उसके बाद का एक ब्रेकडाउन, अगेन सपोर्ट से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। यहाँ पे फॉलो अप बाइंग आपको और मिलेंगे। अगर स्टॉक एक बार 298 300 ब्रेक करता है तो सीधा सीधा जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो है 345 350। तो मेरे तरफ से तो करंट जोन से बाय करना चाहिए, और स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस आपको 282 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। 298 तक थोड़ा बहुत आपको रुकने को दिखेंगे। 298 ब्रेक होने के बाद सीधा सीधा 330 340 350 जाने के लिए रेडी हो रहा है। ऑल राइट, तो चलिए पेट्रोनेट LNG यहाँ पर आप अगर आपके लॉन्ग पोजीशंस हैं तो उसमें आप बरकरार रह सकते हैं। हाल फिलहाल की जो करेक्शन थी वो ओवर होती हुई नजर आ रही है। ये फिलहाल राय आती हुई प्रदीप की तरफ से। अब चलिए एक और खास मेहमान का स्वागत करते हैं। हमारे साथ निनाद भी अब जुड़ चुके हैं। निनाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 स्वदेश पे। सबसे पहले तो आप अपनी स्टॉक कॉल्स ही दे दीजिए कि कहाँ पर आप देख रहे हैं आज के लिए एक्शन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। सी करंटली क्या है कि मार्केट जो है बहुत वॉलेटाइल ट्रेड कर रहा है। 26,300 से लेके 25,700 के रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। सो हमें लगता है कि यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसी में हमें लगता है कि यहाँ पे डिफेंस स्टॉक एक जो अच्छा बेस फॉर्मेशन बेस बना रहा है वो फोकस में रहना चाहिए, जो है HAL करंटली ट्रेड कर रहा है 4500 के आसपास। तो हमें लगता है 4480 से लेके 4520 के रेंज में बाइंग के लिए देखना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 4650। मीनवाइल जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 4440 का। हमने देखा है कि एक अच्छा बेस फॉर्मेशन बना है HAL में, और क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस के ऊपर उसने एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है। मीनवाइल सेकंड जो स्टॉक है वो है एक केमिकल स्पेस से जो रिलेटिवली बेटर कर रहा है करंट वोलेटाइल सिनेरियो में, दैट इज पिडिलाइट। सो पिडिलाइट इज करंटली ट्रेडिंग अराउंड दैट 1495 मार्क। सो हमें लगता है कि 1480 से लेके 1500 के रेंज में यहाँ पे बाइंग के लिए देखना चाहिए स्टॉक में। ऊपरी स्तर पे हम देख सकते हैं 1550 1560 के लेवल्स। मीनवाइल सपोर्ट जो रहेगा वो 1465 का रह सकता है। ओवरऑल अगर हम चार्ट पे देखें देन चार्ट पे करंटली ये ऑलमोस्ट डबल बॉटम फॉर्मेशन बना के स्टॉक इज करंटली फॉर्मिंग अ हायर बेस। हमें लगता है कि यहाँ से जो ऊपरी स्तर पे स्टॉक जाएगा वो देख सकते हैं 1550 तक।
तो चलिए यहाँ पर दो काउंटर्स जहाँ पर आपको रखनी है नज़र। डिफेंस काउंटर्स की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं क्योंकि देखिए ना ही सिर्फ इंडिया में कुछ डिफेंस काउंटर्स थोड़ी रिकवरी दिखा रहे हैं, बट बाकी यूरोप और साथ ही यूएस के बाज़ारों में डिफेंस काउंटर्स में बहुत अच्छे मूव्स आप आते हुए देखेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ इंडियन डिफेंस काउंटर्स किस तरीके से आगे की कैचअप रैली दिखाते हैं और साथ ही साथ पीडीलाइट पर जो है आज निनाद की कॉल आती हुई। हालांकि स्टॉक में अभी फिलहाल हल्के से लाल निशान में ट्रेड हो रहा है, बट यहाँ पर खरीदारी की राय फिलहाल निनाद की। बताइए कुछ और काउंटर्स की भी चर्चा करते हैं और आज ऑटो एंसिलरी स्पेस से सुप्रजित इंजीनियरिंग यहाँ पर जो है लगभग 4% की तेजी आई है। हाल फिलहाल हम इसकी इतनी चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि इतने बड़े मूव्स भी नहीं आते हैं, बट आज NSE 500 का टॉप गेनर बन चुका है सुप्रजित। और साथ ही साथ हरीश में देख भी पा रही हूँ कि 480 का लेवल जो है इसने कई बार पार करने की कोशिश की है, बट क्या आप इस कोशिश में वो कामयाब होगा? क्या राय रखते हैं आप? दीप्ति जी, अगर देख रहे तो बिल्कुल आपने सही बताया था। सुपरजीत इंजीनियरिंग जो चार्ट सेटअप देखा जाए तो एक चॉपी मूवमेंट देखने में मिलता है। बार बार हमने स्टॉक प्राइस जो है 490 480 के ऊपर जाता है, वहां से फिसल के वापस नीचे की ओर 430 के आसपास आ जाता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बन रहा है और मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे एक सेटअप अच्छे तेजी का बन सकता है आगे जाके। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लग रहा है कि बाइंग किया जा सकता है। पहले शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि जिस तरीके से एक चॉपी मूवमेंट देखने को मिलता है, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी फिजिल आउट होते हुए नजर आ रहा है। ऊपर लेवल पे स्टॉक प्राइस टिक नहीं पा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी भी इसमें तेजी बनी रह सकती है। तो किसी को बाइंग करना है तो बाइंग है तो ऑलरेडी बने रह सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लग रहा है कि बाइंग किया जा सकता है अभी भी। इस तरीके से सेटअप बनाया हुआ है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लियरली होल्ड करते हुए नजर आ रहा है स्टॉक प्राइस। लॉन्ग टर्म के हिसाब से 525 से लेके 540 के लेवल्स तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है और उसके ऊपर निकल जाता है और भी तेजी देखने मिल सकती है। ओवरऑल सेटअप तेजी का ही है, लेकिन तो थोड़ा टाइम लग सकता है। इस चार्ट में पोटेंशियल है बिल्कुल। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करने की राय रहेगी। प्रजित इंजीनियरिंग लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप बाय करके चल सकते हैं, ये राय आती हुई हरीश की तरफ से। तो इस काउंटर पर भी नज़र रखते हैं। देखिए हम लंबी अवधि का चार्ट देखें तो कई समय से जो है स्टॉक कंसोलिडेट भी कर रहा है। बट हरीश, एक और काउंटर पर आप अपना व्यू दीजिए और वो है IEX। देखिए आज एक बड़ा इवेंट है, 10:30 बजे जो है सुनवाई होनी है और मार्केट कपलिंग को लेकर क्या कुछ फैसला आता है उस पर फोकस ज़रूर रहेगा। बट आमतौर पर इस बड़े इवेंट से पहले कुछ तरीके के डेटा बिल्डअप ऑलरेडी होना शुरू हो जाते हैं। डेटा आपको क्या बता रहा है और साथ ही साथ हरीश कौन से लेवल्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट होंगे देखना, क्योंकि ऐसे काउंटर्स में देखिए कुछ स्पेसिफिक लेवल्स ब्रीच होते हैं तो वो ब्रेकआउट रैली जो है रुकती नहीं है और अगर क्रैश आता है तो भी जो है जो डाउनफॉल है वो काफ़ी सिवियर रहता है। तो उस लिहाज से कौन से लेवल्स यहाँ पर ध्यान रखें? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो देखिए IEX में हमने जुलाई 2025 में एक बिग वाली देखने मिल रही थी, बड़ी सी बिग वाली देखने मिल रही थी। वहां के साथ स्टॉक प्राइस जो है 130 के आसपास सेटल डाउन हुआ था। तो उसी रेंज वही से आसपास हमने 130 के आसपास पिछले हफ्ते में एक रैली देखने मिल रहा था। ऑलमोस्ट 10 to 15% का रैली देखने मिल रहा था। ओवरऑल चार्ट्स की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म में एक रेंज में था जो स्टॉक जो 130 से लेके ऊपर के और 155 के आसपास रेंज था। तो ऑलमोस्ट अपर रेंज के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है फिलहाल के लिए। और 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस भी देखते हैं तो 160 के आसपास है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अपर रेंज के आसपास है और बॉलिंगर बैंड के भी ऊपर अपसाइड के आसपास ही है। तो थोड़ा रिस्क फेवरेबल नहीं है फिलहाल के लिए। जिस तरीके से अभी न्यूज आने वाला है उसके पहले मुझे लग रहा है कि थोड़ा अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को। थोड़ा बेटर है कि थोड़ा नीचे लेवल्स आने दीजिए फिर से एक बार, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक प्राइस जो है एक रेंज में फंसा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि उसी रेंज को प्ले करना बेटर रहेगा। अपर लेवल्स पे बाय करने के लिए मुझे लग रहा है कि ज्यादा रिस्क अभी तक बने रह सकते हैं। तो ओवरऑल अवॉइड करने की राय रहेगी। फिलहाल डिप आने दीजिए 140 से लेके 135 तक, वहां पे बाय करने की कोशिश किया जा सकता है। ओके, तो IEX को लेकर ये राय है। पहले रूलिंग आने दीजिए, आप जल्दबाजी नहीं कीजिए। किस तरह के फैसले आते हैं, क्या कुछ CRC को उसमें संशोधन भी करने पड़ते हैं, उनके जो पुराने आदेश आए थे, इस पर ध्यान रखना ज़रूरी है। मार्केट कपलिंग को लेकर एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट होगा जो 10:30 बजे इस पर सुनवाई होनी है। एक स्टॉक है जो आज काफ़ी वीक दिख रहा है, थंगामलाई ज्वेलरी। यहाँ पर 6% के आसपास की गिरावट दिख रही है। निनाद, आप बताइए, थंगामलाई ज्वेलरी यहाँ पर और गिरावट बढ़ सकती है क्या? 6% नीचे है।
देखिए करंटली जो शार्प अप मूव आया था उसका ही ये रिट्रेसमेंट चल रहा है। सो हमने देखा कि 3100 से एक अच्छा मूव आया था स्टॉक में पोस्ट बिजनेस अपडेट, सो टुवर्ड्स 4150 के आसपास। सो हमें लगता है कि यहाँ पे जो है करंट रिट्रेसमेंट है। हालांकि निचली स्तर पे हम देख सकते हैं इसमें 3550 तक के लेवल्स यहाँ से। ठीक है, थंगा माइल को लेकर ये व्यू 5.5% की गिरावट हम देख रहे हैं। बाजार है कमजोर, निफ्टी बैंक करीब 250 अंक नीचे और निफ्टी की गिरावट है करीब 50 अंकों के आसपास की। इसके बाद थोड़ा सा शांत होता हुआ नजर आ रहा है इस लेवल पर आके बाजार। लगभग 25 मिनट के आसपास के ट्रेड हो चुके हैं। एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे इन हाउस एक्सपर्ट कुणाल बोथरा। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका। बताइए आज शुरू करने के लिए आपके ट्रेड्स कौन से होंगे? धन्यवाद शो पे इन्वाइट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं कुछ एक बाय कॉल सजेस्ट करूंगा बिकॉज मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट थोड़ा सा ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। तो करंट लेवल से मैं पहला बाय कॉल सजेस्ट करूंगा, वो रहेगा BEL पर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। जो मेरा मानना है कि 433 के एक शॉर्ट टर्म माइनर टारगेट के हिसाब से ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं हायर साइड पे। 413 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं BEL पर। IDFC फर्स्ट बैंक सेकंड बाय रहेगा। अगेन एक्सपेक्टेशन है कि जो कल की आउट परफॉर्मेंस थी स्टॉक में वो बरकरार रहेगी। एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है IDFC फर्स्ट बैंक में, तो 86 के लेवल्स को अगर क्रॉस कर जाए तो यहाँ से कंफर्मेशन वापस आ जाएगा स्टॉक में ब्रेकआउट का। 91 का टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक में, स्टॉप लॉस 82 का। और जो थर्ड स्टॉक पे सजेस्ट करूंगा वो रहेगा सामी होटल्स पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है, डबल बॉटम बनाया था स्टॉक ने डेली टाइम फ्रेम पे, 198-200 के आसपास ट्रेड कर रहा है सामी होटल्स। तो यहाँ पे भी मैं सजेस्ट करूंगा बाय कॉल, 213 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पर और स्टॉप लॉस 193 का। ठीक है, 213 के टारगेट, 193 के स्टॉप लॉस होंगे। IDFC फर्स्ट बैंक 91 के टारगेट, 82 के स्टॉप लॉस इसमें आपको लगा के चलने हैं। तो ये 3 शेयर होंगे कुणाल जी की तरफ से और तीनों के तीनों बाय कॉल। कन्विक्शन है वैसे तेजी का, भले ही बाजार में थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग आई है। और ये देखिए अमूमन होता है, मल्टीपल ट्रिगर एक साथ आ गए। कुछ जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, रिजल्ट सामने खड़े हैं, FIs बेच रहे हैं। बट FIs को नया तो नहीं बेच रहे, FIs तो पहले बेच रहे थे बाजार ने, उसके बाद भी नया हाइज बनाए थे। बट ये एक साथ कपल होके ढेर सारे कंसर्न्स बाजार के लिए थोड़ा सा एक अवरोध का काम जरूर करते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन इटर्नल आप देखिए, इटर्नल का जो अपमूव हो लगातार जारी है और आज लगातार तीसरे सत्र में शेयर चल रहा है हैट्रिक लगा के। इस वक्त डे हाई पर आपको ही नजर आएगा, करीब 3% के आसपास की गेंस इसमें है। और जो ऑयल एक्सप्लोरेशन वाली कंपनीज हैं, ONGC, ऑयल इंडिया जैसी जो कंपनीज है, वहां पर भी आज के सत्र में आपको तेजी दिखाई देगी। लेकिन कुछ गिरने वाले शेयरों की बातचीत करते हैं। आज फिर से हम देख रहे हैं कि जो रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं ना, वो प्रेशर में आपको नजर आएंगे। आप लोढ़ा देखिए, DLF देखिए, करीब 2.5 से 3% के आसपास की तेजी आपको इन दोनों शेयरों में नजर आएगी। अब प्री सेल्स के नंबर आए थे लोढ़ा के, वो अच्छे आए थे, 25% के आसपास की ग्रोथ हमने देखी थी Q3 में। लेकिन फिर भी कोई ऐसा मोमेंटम बन नहीं रहा है, क्योंकि ओवरऑल जो नंबर आए हैं ना अभी तक वो मिक्स्ड ही रहे हैं बिजनेस अपडेट्स के। एक्चुअल नतीजों का तो इंतजार है, देखते हैं नतीजे आगे कैसे आते हैं। लास्ट ईयर बड़ा परेशान किया रियल एस्टेट स्टॉक्स ने। अब ये लोढ़ा और DLF, अच्छा 3% की गिरावट लगभग हो गई है, डे लो पर है। कुणाल जी आपकी राय क्या होगी? कहीं कोई शॉर्ट के अवसर आप देख रहे हैं इन शेयरों में? तो स्ट्रक्चरली रियल एस्टेट स्टॉक्स अभी भी काफी वीक है और मेरा मानना है कि इनमें अगर शॉर्ट इनिशिएट करना है तो एक बाउंस के लिए वेट करना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि जब स्टॉक स्ट्रक्चरली वीक भी होते हैं तो ब्रेकडाउन के बाद में होता है कि बहुत बार स्टॉक्स बाउंस कर जाते हैं। जैसे कि अगर हम एक आध दिन पहले की बात करें तो DLF 680 से आसपास पे 710-713 के आसपास आया था, तो एक 5% के आसपास का एक बाउंस आया था DLF में। वहां पे शॉर्ट इनिशिएट करना थोड़ा बेटर स्ट्रैटेजी होती है। जैसे हम कहते हैं बाय ऑन डिप्स, अगर 5% स्टॉक करेक्ट कर जाता है तो एक अच्छी डिप बन जाती है बाइंग करने के लिए। उसी लिहाज से मेरा मानना है कि 5% बाउंस बैक पे एक अच्छा ट्रेड बन सकता है जहां पे इन्हें सेल कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि DLF, ओबेरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये एक ऐसे स्टॉक है जिनमें स्ट्रक्चरल वीकनेस है बट इनमें बाउंस बैक के लिए वेट करना चाहिए अगर सेल इनिशिएट करना हो। ठीक है, ठीक है, ये राय होगी। आज तो सारे के सारे शेयर कमजोर हैं। ओबेरॉय रियल्टी कमजोर है, गोदरेज प्रॉपर्टीज कमजोर हैं। इनफैक्ट जो कल शेयर थोड़े चढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, शोभा में भी आज लगभग 3% के आसपास की आप गिरावट देखेंगे। तो रियल एस्टेट में जो प्रॉब्लम है
आज के सत्र में हम देख रहे हैं। हालांकि मेटल शेयरों की बात करें तो कल की भारी मुनाफा वसूली के बाद आज फिर से हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी बाइंग आ रही है लोअर लेवल से। नैल्को हो गया, हिंदुस्तान जिंक हो गए, ये शेयर आपको चलते हुए दिखाई देंगे। तो इससे कम से कम ये चीज़ साफ हो रही है कि ऐसा नहीं कि देखिए जो प्रॉब्लम्स थी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में जो डिस्टर्बेंसेस थे वो दूर अभी नहीं हुए हैं और वो अपनी जगह पर हैं। अब चले बहुत थे तो थोड़ा वैल्यूएशन करेक्शन हो रहा था, बाकी मेटल प्राइसेस नीचे आए तो उसके चलते हमने शेयर को कल गिरते हुए दिखा। आज थोड़ी थोड़ी बाइंग आ रही है। निनाद जी, कहीं कुछ खरीदना है मेटल में, कोई शेयर जो आपके रडार पर आ रहा हो? देखिए स्ट्रक्चरली देखे तो मेटल इंडेक्स हैज बीन फॉर्मिंग हायर हायर लो और नियर अबाउट ऑल टाइम हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर हमें लगता है कि यहाँ पे पॉजिटिव है। जो भी डिप्स आ रहे हैं वहां पे बाइंग के लिए देखना चाहिए। हमारा यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगा टाटा स्टील पे। टाटा स्टील अगर देखिए तो रिसेंटली जो पुल बैक आया था उसका ही रिट्रेसमेंट है। करंटली एक गैप एरिया जो था हमने देखा हुआ था लास्ट वीक में, वहां पे सपोर्ट ले रहा है। सो दैट्स अ गुड एंट्री अपॉर्चुनिटी, इंक्रीमेंटल बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमें दिख सकती है। सो 178 से 180 के रेंज में हमें बाइंग के लिए देखना चाहिए। ऊपरी स्तर पे हम देख सकते हैं स्टॉक हेडिंग टुवर्ड्स दैट 190 192 मार्क गोइंग अहेड। मीनवाइल जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 174 पे। सो 174 के स्टॉप लॉस से हमें बाइंग के लिए देखना चाहिए टाटा स्टील। ऑलराइट, तो चलिए 174 के लिए टाटा स्टील जो है आप ये देख सकते हैं और ये काउंटर देखिए थोड़ी बहुत रिकवरी निचले स्तरों से ज़रूर दिखा रहा है, बट मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज होते हुए ज़रूर दिख रहा है। बट इस बीच देखिए जितने भी काउंटर्स थे कैप गुड स्पेस से जिनकी कल जमकर पिटाई हुई थी उनमें फिर से आज जो है थोड़ी बहुत फॉलो अप आप सेलिंग देख सकते हैं, जिसमें हिताची एनर्जी ये 5% की गिरावट फिर से आज ये काउंटर दिखा रहा है, क्योंकि ये जो पूरी खबर आई थी कि चाइनीज़ कंपनीज़ को जो है कहीं ना कहीं अलाउ कर सकते हैं गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए भी, और कल भी हमने देखा था कि स्टॉक में एक बड़ी गिरावट, आज फिर से 5% की कमजोरी आप यहाँ पे देख रहे हैं। निनाद, एक बार आपकी रीडिंग यहाँ पर कैसे देख रहे हैं आप आगे की चाल, क्या ये गिरावट और थोड़ी गहरा सकती है? हमें लगता है कि यहाँ पे ये करेक्टिव फेज कंटिन्यू हो सकता है। जो स्टॉक जो चल रहा है करंटली लोअर हाई लोअर लो फॉर्म कर रहा है। सो यहाँ से आगे चल के और एक 5% की करेक्शन हम यहाँ से देख सकते हैं। सो करेक्टिव बायस ही कंटिन्यू रखेंगे हम इसमें। ऑलराइट, तो थोड़ा सा और करेक्ट हो सकता है, इस पर नज़र ज़रूर रखते हैं। बट इस बीच देखिए पेट्रोनेट की हमने बात की थी, ये स्टॉक अब मजबूती के साथ ऊपर जाता हुआ लगभग 4% की तेज़ी। IEX जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आज देखने के लिए कि क्या यहाँ पर इनको कोई राहत मिलती है या नहीं, और ये स्टॉक में भी आज आप अच्छा एक्शन देख रहे हैं। बट इसी के साथ साथ जो बाकी के काउंटर्स हैं जिनमें हाल फिलहाल जो कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपनीज़ हैं इनमें एक अच्छा मूव है। और एक बार कुणाल, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर भी आप अपना व्यू दीजिए। आमतौर पर इतनी चर्चा नहीं करते बट आज लगभग 2.5% के मूव्स यहाँ पर, और एक मीडियम अवधि में देखें तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है ऑलरेडी। जी हाँ, बिल्कुल सृष्टि। इनफैक्ट काफी अच्छा स्पॉट है ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, बिकॉज अगर हम बाकी सारे अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक से बात अगर हम चार्ट्स देखें तो ऐसा लग रहा है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे एक इनहेरेंट पॉजिटिविटी वापस आ गई है। आई थिंक स्टार्ट ऑफ 2025 ये स्टॉक सब 40 के नीचे ट्रेड किया करता था, अब ये ऑलमोस्ट 60 के लेवल्स को क्रॉस करने जा रहा है। अगर मैं सही हूं तो शायद ये कल या परसों स्टॉक ने 60 के लेवल्स को इंट्राडे क्रॉस भी किया था। तो जब ये बार बार एक रेजिस्टेंस जोन पे ब्रेकआउट करने जाता है तो मेरा मानना है कि एक अच्छी रिकवरी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं बहुत बुलिश हूँ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे, और मेरा मानना है कि यहाँ पे एक मेजर अप ट्रेंड लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर हम देखें तो यहाँ से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में हमें नजर आ रहा है। जो भी अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स करीबन साल 2 साल या प्लस हायर टाइम फ्रेम से अगर ट्रेड करना चाहे तो मेरा मानना है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक करंट लेवल से भी करीबन 75 से 80 के टारगेट लेवल्स पे ही पहुंच सकता है अगर हम हायर टाइम फ्रेम रखें तो। ऑलराइट, तो चलिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर रखते हैं नज़र। बट आज की जो बड़ी खबर है, जी हाँ, वो वोडाफोन आइडिया को लेकर ही आई है, क्योंकि AGR बकाया से भुगतान पर इनको राहत मिली है। आइए इसकी और जानकारी समझते हैं, इस खबर के मायने समझते हैं। हमारे साथ विकास सिन्हा जुड़ चुके हैं ये पूरी डिटेल्स लेकर। विकास, बताइए।
बिल्कुल सृष्टि, एजीआर को लेकर अब वोडाफोन को राहत मिली है। राहत इस तरह से है कि 3 तरीके एक तरह से राहत देने वाले हैं। पहली चीज़ ये कि एजीआर का जो बकाया था वो फ्रीज कर दिया गया 87,000 करोड़ के आसपास, तो एक क्लैरिटी मिल गई कि ये एजीआर बकाया इतना है। दूसरी चीज़ कि ये जो बकाया है उसके पेमेंट के लिए एक रोड मैप तैयार करके दे दिया है डीओटी ने कि आपको कब कितनी पेमेंट करनी है। और तीसरी चीज़ ये है कि डीओटी की एक कमेटी बनेगी जो रीअसेसमेंट करेगी एजीआर के ड्यूज़ को, और उसका जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। ये 3 चीज़ें पॉजिटिव है। अब अगर स्टॉक के रिएक्शन को देखेंगे तो आज भले ही शुरुआत स्टॉक की बहुत तेज़ी से हुई थी, लेकिन बाद में स्टॉक थोड़ा नीचे आ गया। उसकी वजह ये थी कि मार्केट को, स्ट्रीट्स को जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि कुछ वेवर मिलेगा। वेवर की जगह मॉरेटोरियम मिला, यानी एक अवधि मिली कि इस अवधि के बाद आपको पेमेंट तो करना ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई छूट मिल गई, आपको पेमेंट वो पूरा करना है, बट आपको टाइमलाइन मिला है। टाइमलाइन जो मिला है वो ये है कि आपको FY7 यानी फाइनेंशियल ईयर 2007 का जो टाइम था उससे लेकर फाइनेंशियल ईयर 2019 तक का जो एजीआर बकाया था उसको फ्रीज किया गया है। और जो पेमेंट के लिए गाइडलाइन दी गई है, जो रोड मैप दिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि अगले 6 साल तक आप 124 करोड़ रुपए का सालाना पेमेंट करेंगे। यानी आप FY 2031 तक, FY 2031 तक आप 124 करोड़ रुपए का पेमेंट करेंगे पर ईयर। उसके बाद आपको 100 करोड़ रुपए का पेमेंट पर ईयर करना होगा, और उसके बाद के जो 6 साल होंगे उसमें आपको बची हुई राशि को इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना होगा। तो अल्टीमेटली पेमेंट तो वोडाफोन आइडिया को करना होगा, लेकिन राहत की बात यह है कि उनको एक रोड मैप मिल गया है, और दूसरी चीज़ की एजीआर का जो ड्यू था वो फ्रीज हो गया है। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव है, लेकिन स्ट्रीट अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ों को जब नहीं देखता है तो स्टॉक के रिएक्शन उसके हिसाब से नहीं मिलता है। तो ये अभी देखने को मिल रहा है वोडाफोन आइडिया में। और दूसरा ये भी है कि यहाँ पर जब कमेटी का गठन होगा और उसके बाद वो क्या फैसले लेती है, इस पर भी नज़र रहेगी। और अब तक हालांकि कैश फ्लो के हिसाब से देखें तो ये डेफिनेटली राहत है, क्योंकि इमीडिएट आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है। तो वोडाफोन पर एक राय निनाद से ले लेते हैं। निनाद बताइए, आज हालांकि तेज़ी काफ़ी ज़्यादा शुरुआती कारोबार में दिख रही थी, अब नीचे आ गया है, क्या ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है? भाव और नीचे आ सकते हैं क्या वोडा आइडिया के? है कि यहाँ पे ज्यादा एक्शन नहीं हमें निचली स्तर पे हमें लग रहा है। स्टॉक एक यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, बट इन ओवरऑल ये जो एजीआर ड्यूज का जो चल रहा है, सो हमें लगता है कि यहाँ पे इंडस चलिए, तो बड़ा आइडिया को लेकर ये राय कुणाल जी ने, आपने भी राय दे दी है। कुछ ऐसे स्टॉक्स को देखते हैं और कुणाल जी की राय लेते हैं जहां पे आज शुरुआती कारोबार में शॉर्ट्स बनते दिख रहे हैं। सीजी पावर देखिए 2.5% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। कुणाल जी क्या राय है यहाँ पर? तो मेरा मानना है कि आई थिंक स्टॉक ओवरसोल्ड है। ये विश्वमन बहुत बार होता है कि जब स्टॉक प्राइस एक डाउन ट्रेंड में आता है कि हमें ऐसा लगता है कि आई थिंक ये ट्रेंड बरकरार रहता है, बट उस पर एंट्री पॉइंट देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। स्टॉक करंट लेवल से अगर हम देखें तो RSI ओवरसोल्ड हो चुकी है डेली टाइम फ्रेम में, आधी टाइम फ्रेम में। लास्ट 3-4 दिन के अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो जो प्राइस करेक्शन है वो थोड़ा सा ज्यादा गरमाया है सीजी पावर में। 620-630 के आसपास से ये 600 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना है कि ये जो लास्ट 5-7-10% का जो करेक्शन आया है सीजी पावर में, ये थोड़ा सा ज्यादा एग्जैजरेटेड है। हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से एक अच्छा बाउंस दे दे, तो फिलहाल शॉर्ट करने की सलाह नहीं रहेगी। बट हाँ, इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड के अनुमान से ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में शायद आने वाले 1 या 2 दिनों में बाउंस बैक आने की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सीजी पावर को लेकर ये व्यू हो गया। कुणाल जी बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स को लेकर अपने व्यूज हमसे शेयर करने को लेकर। एक स्टॉक पर जरा नजर डालिएगा, IEX आज फोकस में रहेगा। IEX में हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से फिर से थोड़ी स्ट्रेंथ बिल्ड होती हुई दिख रही है और ये शेयर करीब 4% ऊपर आपको नजर आएगा IEX वीक मार्केट में भी, क्योंकि आज एपेलेट ट्रिब्यूनल में CRC की जो रूलिंग थी मार्केट कपलिंग को लेकर, उसको लेकर फैसला आने वाला है और ये डे हाई पर आपको IEX नजर आएगा। तो हम इस पर आगे भी हम अपना फोकस रखेंगे और बताएंगे, जो भी फैसला आता है आपको हम जरूर उससे रूबरू करवाएंगे। लेकिन चलिए, समय हो गया है ये जाने का कि ऑप्शंस में आपको ट्रेड करके कहां पर कमाई आज के सत्र में हो जाएगी। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नेश जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए कौन सा स्टॉक आपने स्पॉट किया है और क्या ट्रेड होगा अभी? जी वेरी गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बहुत आज बाजार कंसोलिडेशन करेगा, पर स्टॉक वाइज कुछ ना कुछ साइड और डाउन साइड मूवमेंट रहेंगे। तो उसमें DLF मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा एक नया फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। 680 का पुट लेने की सलाह रहेगी 15 रुपए के आसपास में।
₹10 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे ₹23 का टारगेट बन सकता है। तो जो लॉस हो सकता है 4125 का, जो प्रॉफिट बन सकता है वो 6600 का। ठीक है, लिफ समेत तमाम जो रियल एस्टेट काउंटर्स हैं वो कमज़ोर भी हैं। तो निवेश की बात अलग है, लेकिन अगर आपको ट्रेड करना है तो फिर ये ऑप्शंस के जरिए आपके लिए मौका आपके सामने है। और इसमें 680 वाली पुट खरीदनी है, यानी कि लगता है रत्नेश जी, क्योंकि अभी ये शेयर अभी और नीचे जाएगा। ₹15 के भाव पर आपको ये पुट मिल जाएगा। लक्ष्य होगा 23 का, स्टॉप लॉस ₹10 का, अधिकतम मुनाफा इसमें होगा 6600 का। अगर स्ट्रेटजी अगर ये उल्टी पड़ गई तो फिर अधिकतम जो नुकसान होगा वो होगा 4125 का। तो ठीक ठाक डिसेंट इसमें आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है डीएलएफ के ऑप्शन स्ट्रेटजी में। बहुत शुक्रिया आपका रत्नेश जी आज समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। एक शेयर जो ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे आया और अब थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है, जरा उस पर व्यू लेते हैं। और वो शेयर है सीएसबी बैंक का। 2-3 सत्र की हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी इसमें, क्योंकि ये शेयर निकल गया था। इसके अच्छे अपडेट्स आए थे Q3 के, लगभग 30% इसमें हमने लोन ग्रोथ देखी थी। और अब ये जो शेयर है 2-2.5% ऊपर आपको नजर आएगा। फिर से आज बाइंग लौटी है। हरीश जी, क्या ये सीएसबी बैंक में फिर से हम तेजी थोड़ी देख सकते हैं? क्या खरीदना है इसको? अभिषेक जी, अगर बिल्कुल देखा जाए तो हमने देखा है कि स्पेशली स्मॉल बैंक्स में अच्छी तेजी देखने मिल रही थी लास्ट कुछ दिनों से। तो फेडरल बैंक हो गया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, और सीएसबी बैंक में भी एक अच्छी तेजी देखने मिल रही थी लास्ट 1-2 महीने से। तो जिस तरीके से स्टॉक प्राइस जो है प्रीवियस ऑल टाइम हाई थे 445-450 लेवल्स वो क्रॉस कर चुका है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अच्छी तेजी देखने मिल सकते हैं आगे। और हमने देखा है कि वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेकआउट दिया था, तो यहाँ पे क्लियरली कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। तो ओवरऑल सेटअप तेजी का रुझान नजर आ रहा है। आज 2-3 दिनों से कंसोलिडेट और एक डिप देखने मिल रहा था, मुझे लग रहा है कि डिप को अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लिया जा सकता है। और पोजिशनल बेसिस में लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बिल्कुल यहाँ पे खरीदने का मौका बन सकता है सीएसबी बैंक में। अगर शॉर्ट टर्म की नजरिए से देखते हैं तो 550-560 के आसपास एक इमीडिएट हर्डल से, लेकिन लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखा है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। अभी जिस तरीके से स्टॉक ब्रेकआउट दिया है हो सकता है कि 600 के ऊपर भी देखने मिल सकता है आगे जाके। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के नजरिया और शॉर्ट टर्म के नजरिए से भी बाइंग का रुझान रहेगा सीएसबी बैंक में। ठीक है, सीएसबी बैंक को लेकर ये व्यू है। चलिए इस शो को यहाँ पर फिलहाल समाप्त करने का समय हो गया। इनफैक्ट एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, शो तो हमारा जारी रहेगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम 10 का बाजार लेकर आएंगे और कमोडिटीज की बात करेंगे और आगे एक बड़े एक्सपोर्ट पर जोड़कर बाजार की बड़ी पिक्चर हम समझेंगे। फिलहाल अनिनाथ जी और हरीश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपने राय हमसे शेयर करने के लिए। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ हम करेंगे 10 के बाजार की शुरुआत। आप नहीं जाएगा नहीं।